स्ट्रेस तब होता है जब अपोजिट फोर्स होती है। अपोजिट मतलब तुम चाह रहे हो आगे बढ़ना, पर बैकलुक तुम्हें पीछे धकेल रहा है। अब तुम्हें स्ट्रेस हो रहा है, तुम जबरदस्ती आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हो। जितना तुम किसी ऑब्जेक्ट पर स्ट्रेस आ जाएगा, जितना उस पर स्ट्रेस डालोगे, उतना खिंचाव बढ़ेगा। मतलब जितना तुम खींचोगे उतना ज्यादा खींच जाएगा। इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए स्ट्रेच्ड वायर, कह रहा है एक वायर पकड़ के खींच दी, एक वायर पकड़ के खींच दी, क्या उसके अंदर स्ट्रेस आएगा? मुझे एक बात बताओ, कि जितना ज्यादा फोर्स लगाऊंगा, जितना ज्यादा स्ट्रेस होगा अंदर, उतना ज्यादा स्ट्रेन होने के चांसेस है? आगे बताएंगे। हेलो 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 हेलो, क्या हालचाल, क्या हालचाल, क्या हालचाल। एक काम की बात बताओ, किसी को बताना मत, छोटा पैकेट बड़ा धमाका, ये चैप्टर सॉलिड चैप्टर, छोटा इतना सा पढ़ना, इतना सा है चैप्टर बस, और नंबर देके चले जाएगा पूरे। तो इस चैप्टर को हम बिल्कुल बेसिक से डिटेल पढ़ने वाले हैं। आई नो तुम लोगों को इस चीज का वेट था कि एडीबीआई का, तो बस एडीबीआई लेके आ गए तुम्हारे लिए। कौन सा लेक्चर? मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स। अब तुम्हारी जो टेंशन रहती है, सबसे बड़ी जो टेंशन, जैसे इस चैप्टर में अगर मैं खास बात करूं, चाहे ये चैप्टर हो, चाहे आगे थर्मोडायनेमिक्स पढ़ेंगे, इन चैप्टर्स के नोट्स तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा यूजफुल है। मतलब इनके नोट्स तुमने अगर अच्छे से बना लिए, या फिर मेरे नोट्स ले लिए, पीडीएफ नोट जो तुम्हें मिलेंगे, कहां मिलेंगे एडीबीआई? लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, पीडब्ल्यू ऐप पर। ठीक है, अगर तुमने ये नोट्स बना लिए, तुम्हारे लिए इस चैप्टर में और तुम्हें कुछ इंच भर नहीं पढ़ना। किसी को टेंशन हो रही तो एनसीईआरटी खोल के देख लेना, एक एक चीज तुम्हें मिल जाएगी, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो एक और बात जो मुझे लगता है बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जो पहली बार देख रहे होंगे लेक्चर, तो पीडब्ल्यू के बारे में भी, पीडब्ल्यू एक इंडिया का ऐसा एजुकेशनल प्लेटफॉर्म है जहां पर ऑलरेडी लाखों करोड़ों बच्चे पढ़ चुके हैं, बहुत सारे टॉपर निकल चुके हैं, अगले तुम हो सकते हो। तो शुरुआत करते हैं, अगर तुम्हें बनना है तो क्या? मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड। अब देखो, सॉलिड में अगर मैं बात करूं छोटी सी, जैसे मेरे पास क्या है, मेरी वो बॉल कहां गई? बॉल दिखाता हूं। क्रिकेट तो खेलते हो ना तुम लोग? खेलते हो मुझे पता है। देखो ये क्रिकेट खेले हो, ये बॉल है मेरी, है ना, ये मैं देखो छोड़ दी, दिखी भी नहीं तो मैं इतनी नीचे रहेगी, और ऊपर छोड़ूंगा, दिखी भी नहीं, देखो इस बार दिखी शायद, है ना, देखो, और ऊपर छोड़ूंगा, दिखी है ना हल्की सी, पर जहां से मैं छोड़ रहा हूं क्या वहां तक आ पा रही है? नहीं। इसको बोलते हैं कम इलास्टिसिटी होना। एक और चीज देखो, ये रबड़ जैसा, देखो खींच रहा है, जैसे जैसे फोर्स लगा रहा हूं खींचेगा खींचेगा खींचेगा, जब मैं छोड़ता हूं ना, रियलिटी में इसकी शेप थोड़ी चेंज हो जाती है। ये क्या हो रहा है? तो सबसे पहले हम ऑब्जेक्ट्स के बारे में पढ़ते हैं, मटेरियल्स, अलग अलग टाइप के मटेरियल्स होते हैं भाई साहब। और पढ़ने से पहले तुम्हारे एडीबीआई बस तुमसे एक ही बात बोलेंगे, बेटा बस अब देखो हमारा सिलेबस बस खत्म होने में ही है। ठीक है, इसके बाद हम फ्लूइड्स करेंगे, फिर थर्मोडायनेमिक्स, केटीजी, थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, और वेव्स और एसएचएम हो जाएगा। मतलब खत्म हो गया तुम्हारा, नवंबर एंड तक तुम्हारा सिलेबस खत्म कर दूंगा। फिर 20 दिन तुम्हें काम करना है, जो तुम्हें बोला था। मैं अपना वादा निभा रहा हूं एक एक करके सारी चीजें। और अभी तुम्हें फॉर्मुला शीट भी मिल जाएगी, टेंशन मत लो। शॉर्ट्स के थ्रू देता हूं फॉर्मुला शीट, तो शॉर्ट्स देख लिया करो कभी कभी, एटीबीआई जब डालते हैं। मैं कोई इधर उधर का नहीं डालता कि कुछ भी। देखो अब बात क्या ना, मोटिवेशन तुम 70 जगह ढूंढ लो, मोटिवेशन अब वही है, पढ़ाई करो, यही मोटिवेशन है, दैट्स इट। ठीक है, और खुद को अंडररेटेड मत समझो, है ना। ठीक है, बस करते रहो। ठीक, चलो। और भैया फिर इसके बाद मटेरियल क्या होते हैं? 3 टाइप के मटेरियल होते हैं। एक होते हैं इलास्टिक मटेरियल्स। कौन से? इलास्टिक मटेरियल्स। एक होते हैं प्लास्टिक मटेरियल, इनको प्लास्टिक की जगह इन इलास्टिक भी बोल देते हैं, इन इलास्टिक। या फिर एक होते हैं बीच के पार्शियली इलास्टिक और प्लास्टिक, या इन इलास्टिक। पार्शियली मतलब ना तो पूरे इलास्टिक ना इन इलास्टिक, बीच में रह गए। ये जो बॉल मैंने यहां से फेंकी थी ना, और ये यहां तक आई, बस देखो इस जगह तक, इतने यहां से फेंकी, यानी इतना तो डिस्टेंस कवर ही नहीं कर पाई, यानी ये कंप्लीटली इलास्टिक नहीं है। यह है पार्शियल इलास्टिक और प्लास्टिक। पार्शियल है, आधी प्लास्टिक, यानी इसका जो मटेरियल है वो थोड़ा सा प्लास्टिक थोड़ा सा इलास्टिक है। ठीक है, मान लो इस बॉल की जगह एक पत्थर वाली बॉल होती है, पत्थर की बॉल, और उसे मैं ऐसे फेंकता और वो जमीन से लगती और हल्की सी भी ऊपर ना उछलती। नॉर्मली अगर देखो इस पेन को भी उछालूंगा ना मैं, हल्का सा गद्दा खाएगा हाथ पे, देखो बहुत मामूली सा पर गद्दा खाएगा हल्का सा, है ना। तो यानी ये पेन भी क्या कर रहा है? पार्शियल वाला काम। तो इलास्टिसिटी का बेसिकली मतलब क्या है? कुछ ऐसे ऑब्जेक्ट्स जिनको अगर मैं खींचूं और छोड़ दूं तो वो अपनी वापस पोजीशन गेन कर पाए, वापस। जैसे इसके अंदर भी एक होते हैं परफेक्टली प्लास्टिक। क्या होते हैं? एक होते हैं परफेक्टली, देखो इलास्टिक मटेरियल वो है जो अपनी पोजीशन गेन करने की कोशिश करें, प्लास्टिक वो है जो बिल्कुल अपनी पोजीशन गेन करने की कोशिश ना करे। कोई ऐसी चीज जो तुमने पकड़ के खींची और वो डिफॉर्म हो गई, मतलब आटा, मम्मी जब रोटी बनाती हैं, आटा मांडती हैं, या फिर तुम भी ने भी कभी की होगी मम्मी की हेल्प, या पापा करते होंगे, जो भी करते होंगे घर में ना। ठीक है, जैसे बचपन में मैंने ही बनाई है ना, और इतनी सी रोटी बनाता था, मजा आता था भाई खेलने में, भाई वही है ना। तो आटे को पकड़ के तुम खींच देना, अब वो आटा वहीं का वहीं रह जाएगा, वापस नहीं जाएगा। प्लास्टिक, इलास्टिक, रबर बैंड, देखिए रबर खींचते हैं, छोड़ देते तो वापस आ जाती है ना, रबर बैंड, इलास्टिक। पार्शियल का मतलब जो आधे अधूरे, जो हल्के से प्लास्टिक की तरह भी बिहेव करते हैं, इलास्टिक की तरह भी बिहेव करते हैं ना। अब अगर इसी के अंदर मैं बात करूं, इलास्टिक के अंदर ही अगर मैं बात करूं, बेसिकली ये तो समझ में आ गया सबको कि इलास्टिक मटेरियल्स क्या होते हैं।
जो अपनी पोजीशन वापस से रीगेन करने की कोशिश करे। तुमने रबर बैंड को खींचा, छोड़ दिया, वापस अपनी जगह पे आ गया, है ना। इसकी और डेप्थ में बातें बताऊंगा। इलास्टिसिटी क्या है? इलास्टिसिटी वो प्रोसेस है, जैसे इफ अ बॉडी रीगेन्स इट्स ओरिजिनल साइज, तुमने खींचा, है ना, और तुमने छोड़ दिया, वो वापस अपनी जगह पे आ गई, शेप भी चेंज एंड शेप, यानी उसका कुछ भी डिस्टोर्टेड, मान लो एक रबड़ है तुम्हारे पास, तुमने इसे खींचा दोनों तरफ से, ये खींच के ऐसी होगी, तुमने जैसी छोड़ा ये वापस ऐसी होगी, शेप भी सेम, साइज भी सेम। अगर ऐसा हुआ, यानी जो तुमने फोर्स लगाई है डिफॉर्म करने के लिए, डिफॉर्म मतलब बिगाड़ने के लिए जो फोर्स लगाई है, उस फोर्स के हटते ही, द रिमूवल ऑफ डिफॉर्मिंग फोर्स, इट इज सेड टू बी इलास्टिक बॉडी। यानी कि जो बॉडी अपनी, जो जिस बॉडी पर तुमने डिफॉर्मिंग फोर्स लगाई, वो फोर्स हटने पर अगर वापस शेप और साइज उसकी सेम हो जाए, ऐसी बॉडीज को बोलते हैं इलास्टिक बॉडी। और ये जो पूरी प्रॉपर्टी थी इस इलास्टिक बॉडी की, जो प्रॉपर्टी है, इसकी विशेषता हुई ना, ये काम करने की, इस विशेषता का नाम रखा गया इलास्टिसिटी। What is elasticity? Elasticity is a property of a body, है ना, of a elastic body, due to which it regains its same size and shape after the removal of deforming force. याद रहेगा, कोई दिक्कत परेशानी? एग्जाम्पल तुम्हें दे दिया, अगर रबर बैंड को खींचो, छोड़ दो, वापस आ जाता है ना। इसमें कुछ डेप्थ में बातें वो धीरे धीरे आएंगी, ठीक है। लिख लो भैया 1 2 3। ये केमिकल्स क्यों रख दिया? हमारे डीटीपी वाले जो भैया हैं, जो टाइप करते हैं, उनसे हमने बोला था इस फोटो के नीचे कुछ थोड़ा बैकग्राउंड साइंस का कर दो। हम उन्हें फिजिक्स बोलना भूल गए, उन्होंने केमिस्ट्री के डाल दी, रसायन, क्यूब व्यू, पता नहीं क्या क्या है ना। चलो अगला देखो, परफेक्टली इलास्टिक क्या है? देखो, इलास्टिक मतलब जो रिगेन करने की कोशिश करे अपनी शेप एंड साइज। परफेक्टली का मतलब क्या है? अगर तुमने किसी ऑब्जेक्ट को खींचा, ये कोई ऑब्जेक्ट था मान लो, तुमने इसे खींचा, तुम्हें रियलिटी बताओ, अभी रबर बैंड उठा लो, उसकी बहुत जरूरत पड़ेगी। रबर बैंड है कोई घर में जिससे मम्मी अपना जूड़ा उड़ा बांधती हो, बहन हो वो हाथ में ऐसे बांधती हो, कुछ भी है ना, देखा होगा तुमने ना रबर बैंड। उसको पकड़ के खींचो एक बार, उसकी शेप पहले चेक कर लो, मान लो उसकी शेप ही है। तुम जब खींचोगे ना, एक लिमिट से ज्यादा खींच दोगे और छोड़ने के बाद भी ना उसकी हल्की सी शेप बढ़ जाएगी, देख लेना, हल्की सी बढ़ जाएगी, बहुत मामूली सी पर बढ़ जाएगी। इसको बोलेंगे परफेक्टली इलास्टिक नहीं है। परफेक्टली का मतलब क्या होता है? अगर इस बॉल को मैं छोड़ दूं और ये वापस अपनी जगह पर आ जाए सेम, जो कि नहीं हो सकता, पॉसिबल नहीं है, ये आइडियल सिचुएशन है, मतलब ये सिर्फ थ्योरी में एग्जिस्ट करती है। रियलिटी में परफेक्टली इलास्टिक बॉडी होना बहुत मुश्किल है, नामुमकिन है। एक तरह का ग्लास होता है, एक तरह का फाइबर होता है, क्वार्ट्ज फाइबर एक सब्सटेंस होता है, ये भी 99% अगर इसे खींचोगे तो ये 99% अपनी सेम शेप और साइज गेन कर लेता है, बट 100% ये भी नहीं करता। तो ये थ्योरेटिकल है, प्रैक्टिकल नहीं है, ठीक है। परफेक्टली इलास्टिक बॉडी का मतलब है ऐसी बॉडी जिसे तुम कितना ही खींच लो, छोड़ दोगे तो वापस सेम शेप और साइज अटेन कर ले, जो कि पॉसिबल नहीं है। हल्का सा डिफॉर्मेशन आ जाता है, डिफॉर्मेशन मतलब हल्का सा बिगड़ जाती है शेप। यानी कोई भी ऑब्जेक्ट को अगर तुम हद से ज्यादा खींच दोगे ना और छोड़ दोगे, तो वो हल्का सा एक्सपेंड हो ही जाएगा। सेम अगर तुम किसी पार्टिकल को हद से ज्यादा दबा दोगे और छोड़ दोगे, तो वो वापस अपनी शेप में नहीं आ पाएगा, हल्का सा रह जाएगा। स्प्रिंग को देख लो, कोई स्प्रिंग उठाओ, उसे हद से ज्यादा खींचो, थोड़ा सा खींचोगे तो वापस आ जाएगी, हद से ज्यादा खींचो वापस नहीं आएगी, देख लेना, है ना। तो परफेक्टली इलास्टिक बॉडी का मतलब क्या? जो कंप्लीटली और इमीडिएटली, मतलब तुरंत, जैसी फोर्स हटाओगे तुरंत अपनी क्या ले ले? ओरिजिनल साइज एंड शेप ले ले। ऐसी बॉडीज को बोलते हैं परफेक्टली इलास्टिक बॉडी। कोई दिक्कत परेशानी? हाँ ना बोलो। चलो प्लास्टिसिटी क्या है? तुमने च्युइंगम खाई है? च्युइंगम तो खाई होगी, बबल गम खाते थे हम, है ना, बचपन में, फिर उससे गुब्बारा फुलाते थे, है ना, ठीक है, चबा के, ये सब की आदत है भाई, ये बचपन में किया होगा, अब तो नहीं, अब तो गंदीलापन लगता है, थोड़ा सा हाइजीनिक होना पड़ता है, हाँ, समाज को दिखाने के लिए हम जानते हैं, वरना लड़के। हाँ भाई, कितने दिन नहाते हो सर्दियों में, बताना जरा, सच सच बताना, सर्दियों में कितने दिन नहाते हो? हफ्ते में कितने दिन नहाते हो? चलो अच्छे, सारी बात छोड़ो, मुंह कितनी बार धोते हो हफ्ते में, सर्दियों में? जानता हूं मैं तुम्हें, हाँ हाँ, मैं भी तुम्हारी उम्र से ही आया हूं। चलो, क्या होता है, ये जो च्युइंगम है, जब तुम इसे ऐसे खींचोगे तो ये वापस नहीं जाती अपनी शेप, वापस नहीं, हल्की सी जाती है वापस, पर जाती नहीं है। यानी कोई ऐसी बॉडी, वो डज नॉट रीगेन इट्स ओरिजिनल साइज एंड शेप। जैसे आटे को पकड़ के खींचो, वापस नहीं जाता। या फिर मान लो तुम कभी प्लास्टिक जो होती है ना, प्लास्टिक का बैट या कुछ भी, उसे पिघलाना और किसी चीज से पकड़ के खींचना, तो वहीं का वहीं रह जाएगा, वापस नहीं जाएगा। ऐसी बॉडीज को बोलते हैं क्या? प्लास्टिक बॉडीज या फिर इन इलास्टिक बॉडीज। और इस प्रॉपर्टी को, जैसे किसी बॉडी की प्रॉपर्टी है कि वो वापस अपनी शेप और साइज वापस नहीं लेगी, इस प्रॉपर्टी का नाम रख दिया गया प्लास्टिसिटी।
बिल्कुल इलास्टिसिटी का उल्टा। कोई दिक्कत परेशानी? हाँ ना बोलो। जैसे च्युइंग गम को खींचोगे और छोड़ दोगे तो इट विल नॉट रीगेन इट्स ओरिजिनल साइज एंड शेप, ऐसा नहीं होगा, तो इसको बोलते हैं प्लास्टिसिटी। इसमें भी परफेक्टली प्लास्टिक बॉडी क्या होगी? परफेक्टली प्लास्टिक बॉडी। एक पैराफिन वैक्स होता है, वैक्स पता है ना, वैक्स मोम है ना। कभी नॉर्मली देखना अपनी मोमबत्ती कोई खींचने की कोशिश करना, टूट जाएगी पर वापस सेम शेप और साइज नहीं ले पाएगी, देख लेना कभी भी, ठीक है। तो परफेक्टली प्लास्टिक बॉडी क्या? जो बिल्कुल ही, इफ ए बॉडी डज नॉट शो एनी टेंडेंसी टू रीगेन इट्स ओरिजिनल शेप एंड साइज, यानी बिल्कुल भी वो अपनी इच्छा दिखाए ही ना वापस जाने की, मतलब तुमने खींच दिया तो खींची रहेगी, अब हल्की सी भी, निन्नक सी भी, चिन्नक सी भी, ठीक है। बताओ, चलो एडीएस सही है, समझ में आ गया। अब आ जाओ, बहुत ध्यान से देखेंगे है ना। अच्छा, नोट करने का टाइम नहीं दिया, सॉरी सॉरी बेटा, लिख लो भाई, ठीक है। अब आ जाओ स्ट्रेस पर। अब तुम्हें स्ट्रेस देने वाला हूं भाई मैं, स्ट्रेस। बचपन में जब तुम छोटे बच्चे थे और छोटी छोटी शरारतें करते थे तो तुमने एक चीज पढ़ी थी, प्रेशर, जो आजकल तुम्हारे सर पे भी आया हुआ है। 11th क्लास का एंड आ चुका है, नवंबर आ चुका है, अगले साल 12th बोर्ड एग्जाम देने वाले हो। इस टाइम बड़ा प्रेशर है कि 11th ही सही से नहीं हो पा रही, 12th में क्या हाल होगा। 12th में जब जाऊंगा तो 11th की जरूरत तो नहीं पड़ेगी ज्यादा, कौन कौन से चैप्टर की जरूरत पड़ेगी, कौन कौन से कंप्लीट कर लूं, इस टाइम पे कैसे करूं कि 11th एकदम से खत्म हो जाए। बहुत सारा प्रेशर, आई नो, है ना। तो जब प्रेशर लगता है ना किसी इंसान पे, बेसिकली फोर्स लग रही है, कोई तुम्हें इधर पकड़ के खींच रहा है, स्कूल वाले कह रहे हैं ये करो, कोचिंग वाले कह रहे हैं ये करो, घर वाले कह रहे हैं थोड़ा काम भी कर लिया कर, हैं, और दोस्त कह रहे हैं कभी कभी हमारे साथ भी बैठ जाया कर, और वो इंस्टाग्राम पे बैठ के कह रही है हमारे रिप्लाई नहीं कर रहे तुम, हैं, और रीले कह रही है कि हमें स्क्रॉल नहीं करते तुम। भाई ये तो सर झूठ बोल रहे, रीलों का जरूर स्क्रॉल करते सर, ऐसे एटीवी ऐसे मत बोला करो, हम रील से दगाबाजी नहीं करते हैं। दगाबाज रे है तोरे नैना बड़े दगाबाज रे। चलो, तो बात यह है कि स्ट्रेस क्या है समझते हैं। मान लो ये एक पत्थर है, ये एक ऑब्जेक्ट है, तुमने इसे दबाया, फोर्स लगाई, परपेंडिकुलर फोर्स, तो इसका एरिया ये रहा। तो प्रेशर का फॉर्मूला होता है फोर्स जो लगाई और कितने एरिया पर लगाई, इसको बोलते हैं बेटा प्रेशर, सबको पता है ना। स्ट्रेस क्या होता है बताता हूं। एक ऑब्जेक्ट रखा है, मैंने इसे पकड़ के खींचा और ये चलने लगा आगे, ये 2 किलो का ऑब्जेक्ट है, मैंने इस पे 10 न्यूटन की फोर्स लगाई, तो क्या ये ऑब्जेक्ट आगे चल पड़ेगा? हाँ चल पड़ेगा। एक्सेलरेशन निकाल सकते हो एफ इक्वल्स टू एम ए वाले फॉर्मूले से, हाँ। तो इस पे फोर्स तो है, फोर्स है, तुम इसे दबा नहीं रहे, खींच रहे हो, ठीक है, यानी स्ट्रेस जीरो, कोई स्ट्रेस नहीं इसके पास। स्ट्रेस बेसिकली, स्ट्रेस देखो आता कैसे बताता हूं। सोचो तुम्हें कोई अभी बोल दे कि तुम्हें 11th में ऐसी पास कर देंगे हम, तुम्हें टेंशन क्यों, नहीं बताता हूं टेंशन क्यों होती है। देखो टेंशन इंसान को तब होती है जब वो कुछ करना चाहता है पर हो नहीं रहा होता, तब टेंशन आती है, स्ट्रेस तब आता है। अगर मान लो कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे ना, पहाड़ में की पढ़ाई अब हमसे हो नहीं रहा तो हम नहीं कर रहे कुछ भी, छोड़ो, उन्हें स्ट्रेस नहीं, उनका खत्म स्ट्रेस। स्ट्रेस तब होता है जब अपोजिट फोर्स होती है। अपोजिट मतलब तुम चाह रहे हो आगे बढ़ना पर बैकलॉग तुम्हें पीछे धकेल रहा है, अब तुम्हें स्ट्रेस हो रहा है, तुम जबरदस्ती आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हो, है ना। अब सोचो कोई ऐसा बच्चा जिसका बैकलॉग हो गया, वो आगे बढ़ना ही नहीं चाहता, कह रहा है भाड़ में जाए बैकलॉग, मुझे करना ही नहीं, छोड़ो मैं तो ऐसे ही बैठता हूं, मैं नहीं पढ़ रहा। अब वो अपोज नहीं कर रहा, स्ट्रेस नहीं होगा। मजा आया? सुनो देश, ये था ऑब्जेक्ट, इसको तुमने पकड़ के खींचा इधर 10 न्यूटन फोर्स से, सिर्फ इधर, तो ये ऑब्जेक्ट चुपचाप इधर चला जाएगा, कोई स्ट्रेस नहीं है। अब देखो स्ट्रेस कब आता है। ये रहा ऑब्जेक्ट, इधर खींच रहा है, इधर खींच रहे हैं दोस्त कि चल चाय पीने चल, बहुत दिन हो गए हमारे साथ बैठता ही नहीं तू, और इधर आ गई सखियां, सखियों ने बोला चल हमारे साथ खो खो खेल। अब टेंशन, दिमाग खराब, दोस्तों के साथ नहीं गया, जिंदगी भर बोलेंगे कैसा लड़का है रे तू, सखियों के साथ नहीं गया, क्या ही बोलूं मैं। दोनों तरफ बराबर फोर्स है, तुम बैठे हो, ये तुम हो, तुम्हें कोई इधर खींच रहा है, कोई इधर खींच रहा है, तो तुम्हारे अंदर के जो पार्टिकल्स हैं, ऐसे मानो इस ऑब्जेक्ट के जो अंदर के पार्टिकल्स हैं, अब वो ना तो दोस्तों को मना कर सकते ना सखियों को मना कर सकते, तो वो पता है क्या प्लान करते हैं, कोई बहाना मार देता हूं, दोनों के साथ नहीं जाता, दोनों का बुरा नहीं बनूंगा, फिर चुपचाप बाद में सखियों के साथ चाहे चला जाऊंगा या दोस्तों के साथ जो भी है, पर अभी दोनों को मना कर देता हूं। तो बेसिकली होता क्या है ऐसे टाइम पर, ये जो पार्टिकल्स हैं ये खुद को रीस्टोर करते हैं, मतलब ये फोर्स इधर लग रही है, इस अपने आप को ऑपोजिट डायरेक्शन में क्या करते हैं, इक्विलिब्रियम में आने की कोशिश करते हैं। देखो कोई उधर खींच रहा है, अब स्ट्रेस आ गया, कोई उधर खींच रहा है, तुम अपोजिट काम कर रहे हो, तो ये जो रीस्टोरिंग फोर्स है
जो अंदर एक, अच्छा इमेजिन करो 10, यहां एक मॉलिक्यूल है, क्या इस पे इधर भी खींच रहे इधर भी खींच रहे हैं, है ना? यहां पे मान लो एक मॉलिक्यूल है, तो ये क्या करेगा, खुद अपनी जगह बैठा रहना चाहेगा, मैं नहीं जा रहा, मैं नहीं जा रहा, है ना? जैसे तुम्हें याद होगा, टेंशन पढ़ाया था, याद है? टेंशन, ऑब्जेक्ट पे नीचे फोर्स लग रही थी, तो यहां सारे मॉलिक्यूल्स क्या करते थे, ऑपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाते थे इक्विलिब्रियम में रहने के लिए। इसको ही बोलते हैं क्या, यहां पे जो आई, अब तुम्हें जबरदस्ती पकड़ के खींचा जा रहा है, ये रहे तुम, एक फोर्स इधर एक फोर्स इधर, तो यहां जो बैठे मॉलिक्यूल्स हैं वो क्या करते हैं, क्या करते हैं, रिस्टोरिंग फोर्स लगाते हैं अंदर ही, इसके अंदर ही रिस्टोरिंग, खुद को रिस्टोर करने के लिए। इस रिस्टोरिंग फोर्स, यहां पे जो रिस्टोरिंग फोर्स लगी, इसको ध्यान देना है। किसको ध्यान देना है, रिस्टोरिंग फोर्स को। ये बाहर वाली फोर्स से लेना देना नहीं, रिस्टोरिंग फोर्स जो रिस्टोर करने के लिए काम आ रही है, इसी वजह से स्ट्रेस आया। पॉइंट समझे, रिस्टोरिंग फोर्स। और ये जो एरिया है, ये जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, यहां से आया स्ट्रेस। तो स्ट्रेस बेसिकली क्या है, स्ट्रेस बेसिकली क्या है, देखो देखो देखो, स्ट्रेस बेसिकली क्या है मेरे भाई, स्ट्रेस इज इक्वल्स टू रिस्टोरिंग फोर्स। स्ट्रेस इज व्हाट, रिस्टोरिंग फोर्स अपॉन एरिया। ये है स्ट्रेस। क्या स्ट्रेस का फॉर्मूला बिल्कुल प्रेशर जैसा है, फोर्स अपॉन एरिया, पर ये कौन सी फोर्स है, रिस्टोरिंग फोर्स, जो रिस्टोर करना चाहती है। मजा आया समझने में? ऐसा यूनिट क्या लिखोगे, ऐसा यूनिट इज न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अरे न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, देखो क्या कह रहा है, इफ अ बॉडी गेट्स डिफॉर्म्ड under the action of an external force, then at each section of the body an internal force of reaction is set up. Internal force of reaction is set up. The internal restoring force set up per unit area of cross section of the deformed body is called stress. यानी ये जो ऑब्जेक्ट है, इसे पकड़ के तुम फोर्स लगा रहे हो तो खींचता है, बहुत मामूली से, तुम्हें दिखेगा नहीं पर खींचता है, डिफॉर्म होगा। इसके अंदर जो रिस्टोरिंग फोर्स आई, इंटरनल रिस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया, यही कहलाई स्ट्रेस। मजा आ गया? अरे बोलो, अरे लिखो भैया, लिखो लिखो बेटा लिखो। एक और एग्जांपल देता हूं, चलो तुम इसमें एग्जांपल देते हो, काहे दिक्कत ले रहे हो, चलो 1 2 3 एंड गो। मान लो एक दीवार है, दीवार है भाई, यहां पर एक लोहे की रोड फिक्स है, ये फिक्स कर दी, चिपकी हुई है, यहां चिपकी हुई है, यानी यहां से नहीं हट सकती। तुमने क्या किया, इसे पकड़ के इधर फोर्स लगाने लगे, खींच रहे हो जबरदस्ती, एक्सटर्नल फोर्स लगाई तुमने, खींच नहीं रही, खींच नहीं रही, तो क्या हो रहा है, अंदर जो पार्टिकल्स हैं, इधर फोर्स लगा रहे हो, इधर की तरफ एक रीस्टोरिंग फोर्स लगाना स्टार्ट कर देते हैं, इधर की तरफ एक रीस्टोरिंग फोर्स लगाना स्टार्ट कर देते हैं, ये रीस्टोरिंग फोर्स होती है, याद रखोगे, ये होती है रीस्टोरिंग फोर्स। चलो दोबारा एक क्वेश्चन, 2-3 क्वेश्चन पूछता हूं, ये नीट में काम आ जाते हैं। एक मान लो एक ऑब्जेक्ट है, इधर लगाई मैंने 100 न्यूटन फोर्स, इधर लगाई मैंने 90 न्यूटन फोर्स। अब सिंपल सा लॉजिक क्या कहता है, क्या नेट फोर्स है 10 न्यूटन, क्या ऑब्जेक्ट इधर चला जाएगा, हाँ ना बोलो, कितनी फोर्स से जाएगा इधर, कितनी फोर्स से, 10 न्यूटन से जाएगा इधर, क्या 10 न्यूटन की फोर्स से इधर चला जाएगा, हाँ ना बोलो। अब मैं तुमसे इस क्वेश्चन में पूछूं, बताओ रीस्टोरिंग फोर्स कितनी है, यह है मेन क्वेश्चन, देखते हैं कौन बताएगा, कितने बच्चों को पहली बार में पता चलेगा वो भी बताना। क्या नेट फोर्स 10 न्यूटन है, इधर 100 उधर 90, तो 90 चला जाएगा इधर। तो क्या तुम एक बात देख पा रहे हो, अंदर ही अंदर 90 तो कैंसिल हो गई, यानी यहां पर जो पार्टिकल्स हैं 90 इधर 90 इधर, और बची हुई 10 से ये पार्टिकल आगे जा रहा है, यही तो हुआ। यानी जो अंदर पार्टिकल बैठा है 90 और 90, क्या ये 100 90 प्लस 10 लिख सकता हूं, ये 90 तो कैंसिल हो गई, क्या इस 10 से ही आगे जा रहा है ऑब्जेक्ट, यानी जो 90 है, ये जो 90 ये वाली 90, हाँ ना बोलो, क्या इस पार्टिकल पर इधर भी 90 और इधर भी 90 और बची हुई 10 से आगे जा रहा है, क्या ये 90 ही रिस्टोरिंग फोर्स बन गई। तो यहां पर रिस्टोरिंग फोर्स कितनी है, 90 न्यूटन। यह है क्वेश्चन मेन इंपॉर्टेंट, याद रखना ये बात याद रखना। बच्चे रिस्टोरिंग फोर्स को एक्सटर्नल फोर्स लिख देते हैं, तो समझे, रिस्टोरिंग फोर्स कितनी, 90। अरे 90 क्यों, 90 क्यों सर, 100 लग रही है, ये ना लगा दे। देखो 100 में से सिर्फ 90 न्यूटन वो फोर्स है जिसको वो दोनों तरफ से अपोज करने की कोशिश कर रहा, बची हुई 10 से तो वो जा रहा था, देखो एक खींच, देखो 90 को क्या कर रहा अपोज, इधर भी 90 इधर भी 90, खींच रहा अपने, पर 10 न्यूटन से इधर जा रहा है, पॉइंट समझना, इसलिए रिस्टोरिंग फोर्स 90 न्यूटन। ठीक है, चलो आई होप सबको ये बात। अब देखो स्ट्रेस कितने टाइप के होते हैं, खैर इनको आगे डिटेल में पढ़ाऊंगा, पर फिर भी बता देता हूं। टेंसाइल
टेंशन देने वाला, टेंसाइल 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 टेंसाइल। देखो टेंसाइल का एक और नाम है क्या, एलोंगेटिव स्ट्रेस, एलोंगेटिव स्ट्रेस। ठीक है, टेंसाइल का मतलब जब किसी चीज को, देखो याद करो टेंशन फोर्स कहां पड़ी थी हमने, धागे में लटक जाना, धागे को खींच रहा है, ऐसे फील कर लो धागा खींच रहा है। लंबाई में जब कोई चीज खींचती है, जब कोई चीज खींचती है उसको बोलते हैं एलोंगेशन। इसी का एक और नाम भी है टेंसाइल स्ट्रेस, यानी इट इज द रिस्टोरिंग फोर्स सेटअप पर यूनिट एरिया। अगर नहीं लिखना चाहते इन्होंने वापस से स्ट्रेस की डेफिनेशन दे दी, तुम डायरेक्ट ये भी लिख सकते हो, इट इज अ टाइप ऑफ स्ट्रेस इन विच एन ऑब्जेक्ट एलोंगेट। इतनी डेफिनेशन भी लिख सकते हो क्या, it is a type of stress in which an object elongate while acting upon a force, है ना, when there is a force acting on it, that's it, ये लिख सकते हो ना। अदरवाइज देखो ये लिखा, इट इज ऑल्सो नोन एज लॉन्गिट्यूडनल, ये भी बोलते हैं लॉन्गिट्यूडनल, लंबाई में खींच रही है, एलोंगेटिव एलोंगेशन हो रही है, तो ये भी लिख सकते हो, ये भी लिख सकते हो, ये वाला पॉइंट भी, या टेंसाइल स्ट्रेस भी लिख सकते हो। ठीक है, देखो क्या कह रहा है, इट इज द रिस्टोरिंग फोर्स, ये तो स्ट्रेस की डेफिनेशन होगी, ऑलरेडी लिख चुके हम। When the length of the body increases in the direction of deforming force, देखो कोई ऑब्जेक्ट ये रहा, ऐसे फोर्स लगा दी, खींच दिया, है ना, और देख लो ऐसे मानो ये दीवार से चिपका पड़ा है, तुमने इधर फोर्स लगाई, खींच गया थोड़ा सा, खैर आगे डिटेल में बताऊंगा। कंप्रेशनल स्ट्रेस क्या है, जब किसी को कंप्रेस करते हैं, जबरदस्ती पकड़ के भीजे जा रहे हैं, मतलब ये रहा ऑब्जेक्ट, इसको पकड़ के यहां से दबा दिया और ये थोड़ा सा मोटा हो गया, दब गया, ऐसे दबेगा तो चौड़ा हो जाएगा, देखो दब रहा है, ठीक है, कंप्रेसिव स्ट्रेस। ठीक है, इट इज व्हेन इट्स लेंथ डिक्रीजेस अंडर ए डिफॉर्मिंग फोर्स, लेंथ घट गई ना। टेंजेंशियल स्ट्रेस क्या है, रबड़ लो, रबड़ का एग्जांपल लो, ये रबड़ रखिए, इसे यहां से फिक्स कर दो, यहां फोर्स लगाओ तो ये हल्की सी टेढ़ी हो जाए, मान लो ऐसे, ऐसे टेढ़ी हो जाए हल्की सी ऐसे, तो टेंजेंशियल स्ट्रेस इसको बोलते हैं। ठीक है, आगे बढ़ाऊंगा, टेंजेंशियल बोलते हैं, फिर इसको बोलते हैं शियरिंग स्ट्रेस। ठीक है, कह रहा है इट प्रोड्यूसेस अ चेंज इन द शेप ऑफ द बॉडी, क्या बॉडी की शेप ऐसा था, ऐसा हो गया टेढ़ा, है ना। बुक्स को कभी ऊपर से ऐसे करके खिसका के देखो तो बुक्स थोड़ी सी टेढ़ी हो जाएंगी ऐसे, है ना। आगे हाइड्रोलिक स्ट्रेस भी है, हाइड्रोलिक, जब भी कोई ऑब्जेक्ट फ्लूइड में दबाया जाता है, फ्लूइड के अंदर डाल दिया, तो वहां पे क्या करता है, फ्लूइड उस पर एक प्रेशर लगा रहा है, उसकी वजह से जो पार्टिकल है वो क्या करता है, रिस्टोरिंग फोर्स लगा रहा है, वहां जो स्ट्रेस डेवलप हो उसको बोलते हैं हाइड्रोलिक स्ट्रेस। अब इसको थोड़ा सा आता नहीं, डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, पहले इससे पहले एक बार स्ट्रेन पढ़ लेते, फिर इसको और डिटेल में हम पढ़ पाएंगे। ठीक है, देख लिया 1 2 3 एंड गो। चलो, स्ट्रेन क्या होता है, खिंचाव आ जाना। स्ट्रेस क्या हो रहा है, रिस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया। टेंशन है, इंसान को टेंशन है, टेंशन में दिमाग खत्म हो गया, लेकिन अब वो टेंशन की वजह से खिंच भी गया, स्ट्रेस की वजह से खिंच गया, मतलब अब खिंच के काम कर रहा है, बहुत मेहनत कर रहा है, मतलब बेसिकली क्या है, ये मान लो यहां से फिक्स कर दो, दीवार है कोई और यहां पे कोई ऑब्जेक्ट है रहा। ठीक है, तुमने फोर्स लगाई यहां पर, मान लो एक्सटर्नल फोर्स, और मान लो ये खिंच भी जाए, हल्का सा खिंच गया, खींचेगा तो पतला हो जाएगा, पता ना, हल्का सा पतला हो गया, इतना खींच गया, इतना सा खींच गया, देख रहे हो, पहले लेंथ थी ये ओरिजिनल लेंथ है। ठीक है, ये खींच गया हल्का सा, ये इतना पार्ट, इसको हम डेल्टा एल से डिनोट करेंगे, किससे, डेल्टा एल, चेंज इन लेंथ डेल्टा एल से डिनोट करेंगे इस छोटे से पार्ट को। तो स्ट्रेस बेसिकली क्या होता है, चेंज इन डायमेंशन अपॉन ओरिजिनल डायमेंशन, मतलब पहले कोई लेंथ रही होगी नीचे, अपॉन, जैसे सिंपल सी बात करूं, ये कौन सा स्ट्रेस है, ये लॉन्गिट्यूडनल है, लॉन्गिट्यूडनल, यहां पे कौन सा स्ट्रेस आया होगा, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस, तो उसकी वजह से स्ट्रेन कौन सा आया, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। तो इसमें स्ट्रेन का फॉर्मूला क्या लिखेंगे हम, चेंज इन लेंथ अपॉन लेंथ, या इसको डिटेल में पढ़ लेंगे। अच्छा, इसकी यूनिट क्या होगी, डायमेंशन, यूनिट होगी यूनिटलेस, डायमेंशन होगी कुछ नहीं, क्यों, अरे ऊपर भी लेंथ नीचे भी लेंथ। तो देखो क्या कह रहा है, When a deforming force acts on a body, जब कोई डिफॉर्मिंग फोर्स किसी बॉडी पर एक्ट करती है, द बॉडी अंडरगोज अ चेंज इन इट्स शेप एंड साइज। ये तो लंबाई चेंज होगी, ऐसी हम किसी की मोटाई भी चेंज कर सकते हैं। कोई रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल, इसको तुम गर्म कर दो, पता है क्या होता है, अगर तुम कभी किसी लोहे को, किसी चीज को गर्म कर दोगे तो वो फैल जाती है, मान लो थोड़ी देर बाद ये ऐसे बड़ी होगी, क्या एरिया इंक्रीज हो गया, हाँ ना बोलो, एरिया इंक्रीज हो गया, तो यहां पे कौन सा स्ट्रेस आएगा, सुपरफिशियल स्ट्रेस बोलते हैं, चलो छोड़ो इसको बोलते हैं हम एरियल स्ट्रेस बोल दो, है ना। चलो आगे बताएंगे इसके बारे में, ये बात याद रहेगी, द रेशियो ऑफ चेंज इन एनी डायमेंशन टू द बॉडी ओरिजिनल डायमेंशन, जैसे लेंथ, चेंज इन लेंथ अपॉन लेंथ,
जो लेंथ में दिक्कत आई इतनी लेंथ बढ़ गई ना, अपॉन कितनी लेंथ पहले थी, इसी के रेशो को बोलते हैं स्ट्रेन। याद रखोगे। मुझे एक बात बताओ कि जितना ज्यादा फोर्स लगाऊंगा, जितना ज्यादा स्ट्रेस होगा अंदर, उतना ज्यादा स्ट्रेन होने के चांसेस है। आगे बताएंगे, चलो पहले लिख लो 1 2 3 एंड गो। अब टाइप्स ऑफ स्ट्रेन ये है मेन। देखो, अगर तुम किसी ऑब्जेक्ट को ऐसे खींचोगे तो लंबाई में बढ़ेगा, है ना, यानी लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। ठीक है, लेकिन अगर इसे यहां दबा दोगे तुम, इसे दबा दोगे तुम, क्या ऐसे दबा दोगे, ऐसे दबा दोगे तो ये दब जाएगा अंदर। कंप्रेसिव, जैसे कंप्रेसिव वो था ना, याद करो, याद रखोगे। यानी लंबाई बढ़ाओगे घटाओगे तो इसको हमने बोल दिया लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। लंबाई बढ़ाओगे घटाओगे, वॉल्यूम बढ़ाओगे घटाओगे। वॉल्यूम कैसे, गुब्बारा है, फुला दिया, पिचका रहे हो जबरदस्ती, वॉल्यूम घटा रहे हो, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। एक गुब्बारे को फुलाए जा रहे हो, वॉल्यूम बढ़ा रहे हो, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। लंबाई बढ़ा रहे हो या लंबाई घटा रहे हो, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। ठीक है, ये देखा था तुमने, इसको तुमने यहां से धक्का दे दिया था तो इसकी शेप ऐसी हो गई थी, मान लो ऐसी, है ना। कौन सा स्ट्रेस था ये, टेंजेंशियल स्ट्रेस या शियर स्ट्रेस, वहीं से डेवलप हुआ शियर स्ट्रेन, है ना। देख लो भाई, कोई दिक्कत परेशानी। तो पहला, अगर किसी बॉडी की लेंथ बढ़ाई घटाई जाएगी तो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन कहलाएगा। अगर किसी की वॉल्यूम बढ़ाई घटाई जाएगी तो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन कहलाया जाएगा। उसकी शेप बढ़ाई घटाई जाएगी तो शियर स्ट्रेन कहलाएगा। एरिया बढ़ाया घटाया जाएगा तो एरियल स्ट्रेन कहलाया जाएगा, वो यहां लिखा नहीं है। अगर एरिया बढ़ाएंगे घटाएंगे तो एरियल स्ट्रेन कह देंगे उसे। याद रहेगा, हाँ ना बोलिए भाई। चलो, अच्छा, इससे पहले अब तुम्हें अब काम की बातें बताते हैं। बहुत सिंपल सी, एक पेज पे लिख देता हूं। स्ट्रेस हमारे 4 टाइप के पढ़े हमने। एक, पहला पढ़ा टेंसाइल स्ट्रेस, इसका एक और नाम था एलोंगेटिव स्ट्रेस, एक और नाम था, एक ही पेज में सारा करा दें, काहे दिक्कत ले रहे हो, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस। ठीक है, दूसरा कौन सा स्ट्रेस था मेरे भाई, एक स्ट्रेस था, कौन सा, दूसरे पेन से करेंगे हम, पेन। एक था हमारे पास कंप्रेसिव स्ट्रेस, कंप्रेसिव, यानी जब तुम्हें दुनिया दबाएगी, कंप्रेसिव स्ट्रेस। ठीक है, एक, इसके बाद हमारा आया कौन सा, शियर स्ट्रेस, या टेंजेंशियल बोल देंगे, शियर और टेंजेंशियल स्ट्रेस। कोई दिक्कत परेशानी, हाँ ना बोलो। इसके बाद जो आया भाई हाइड्रोलिक स्ट्रेस, जो पानी के अंदर, फ्लूइड के अंदर, हाइड्रोलिक स्ट्रेस। ये थे टाइप्स ऑफ स्ट्रेस, है ना। जब स्ट्रेस आता है तो स्ट्रेन होने के भी चांसेस होते हैं, जब खिंचाव आता है तो खिंचने के भी चांसेस होते हैं, जब दबाव आता है तो दबने के भी चांसेस होते हैं। तो स्ट्रेन पढ़ा फिर हमने 3 टाइप का स्ट्रेन। एक पढ़ा हमने कौन सा भैया, सबसे पहला लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, जब लंबाई बढ़ाई घटाई जाए, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन जब क्या, लंबाई बढ़ाई घटाई जाए। इसके बाद हमने पढ़ा क्या भैया, वॉल्यूमेट्रिक, जब वॉल्यूम बढ़ाई घटाई जाए, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। अगर एरिया बढ़ा घटा दोगे तो एरियल स्ट्रेन, वो मैंने ऐसी बता दिया था, एरियल स्ट्रेन। और अगर तुम टेंजेंशियल, वो टेंजेंशियल शेप बढ़ाओगे घटाओगे, शियर स्ट्रेन। याद रखेंगे भैया बालक, मजा आ गया भैया, एडिया क्लियर है। एक चार्ट भी बनवा दिया ना तुम्हें, और क्या चाहिए बताओ, नोट करो, इस चार्ट को ऐसे बनाओ तो ये आसान रहेगा, तुम्हें आगे हमेशा याद रहेगा भैया। ठीक है भैया, कछु दिक्कत तो हमका बता ही दो। चलो, अच्छा, इनके छोटे छोटे फॉर्मूले भी लिखवा देता हूं ना, क्या दिक्कत है। चलो, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन की अगर मैं बात करूं, यहां पर जो स्ट्रेन आएगा, चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन जो आएगा, वॉल्यूम में चेंज अपॉन ओरिजिनल वॉल्यूम। एरिया स्ट्रेन जो आएगा, एरिया में चेंज अपॉन एरिया। और इसका जो स्ट्रेस आएगा वो अगले पेज पे लिख देता हूं। चलो, इसका कुछ अलग खतरनाक सा लिया, 1 2 3 एंड गो, लिख लिया। चलो, शियर स्ट्रेन अलग से बताता हूं, ये डायग्राम में समझाना पड़ेगा भाई। शियर स्ट्रेन फॉर्मूला कैसा है बताता हूं। ये एक ऑब्जेक्ट था, इसे अलग से बता रहा हूं, बाकी तो तीनों समझ गए ना। एरिया बढ़ाओगे तो एरियल स्ट्रेन हो गया डेल्टा ए अपॉन ए। ये एक ऑब्जेक्ट था, मान लो ये फिक्स है, यहां पे ना, यहां फिक्स है, तुमने यहां लगाई फोर्स, तो क्या ये कुछ ऐसा हो जाएगा, इसकी शेप, हाँ ना बोलो। आ गया शियर स्ट्रेन, तो कितना एंगल, देखो
कितना एंगल, ये थीटा एंगल, क्या इतना इसकी बॉडी आगे खिसक गई, एक्स ले लो इसे, और ये थी हाइट। ये जो थीटा है यही है स्ट्रेन, शेयर स्ट्रेन, ये थीटा। लेकिन ये थीटा हद से ज्यादा छोटा होता है, याद रखना, ये थीटा हद से ज्यादा छोटा होता है। अप्रोक्सीमेशन में पढ़ाया था जब टेन थीटा, इफ थीटा इज वेरी वेरी स्मॉल, इफ थीटा इज वेरी वेरी स्मॉल, तो टेन थीटा अप्रोक्सीमेटली इक्वल्स होता है थीटा के। और टेन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर कौन सा इस एंगल के अकॉर्डिंग, एक्स, अपॉन बेस कौन सा है, एच। तो क्या इसको थीटा के इक्वल लिख सकता हूं, यह है तुम्हारा शेयर स्ट्रेन। देख रहे हो, ये एनसीईआरटी में नहीं मिलेगा तुम्हें, ये मैंने अलग से बता दिया, ठीक है, देख लो, याद रखना बस, ये छोटी छोटी बातें मगर मोटी बातें, ठीक है। चलो एक मिनट, एक चीज और थी, एक जहरीला रेशो था, वो कहां गया, जहरीला रेशो, जहरीला रेशो, हाँ ये था जहरीला रेशो। एक जहरीला रेशो पढ़ाएंगे, जहरीला रेशो एटी में क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो, जहरीला रेशो क्या हो गया, जहरीला रेशो मतलब पॉइजन्स रेशो, पॉइजन रेशो। एक साहब थे पॉइजन, उन्होंने क्या बोला, बहुत ध्यान सुनना। एक बात बताओ, ये दीवार है, ठीक है, और यहां पे एक सिलेंडर लटका दिया, ऐसा मान लो एक कांच का गिलास या कुछ ऐसा, मतलब जिसकी शेप कुछ कुछ ऐसी है, ये इसे लटका दिया और इसे करोड़ों साल के लिए छोड़ दिया, करोड़ों साल के लिए छोड़ दिया। अब एक बात बताओ, क्या नीचे एक फोर्स है जो इसको खींचना चाहती है, एमजी फोर्स खींचना चाहती है, मतलब कि इस पे ये यहां से तो फिक्स है, यहां से फिक्स है, पर लगातार इस पे एक फोर्स लग रही है नीचे। इमेजिन करो कुछ ऐसा केस, यहां से फिक्स है पर यहां फोर्स लग रही है, क्या अंदर स्ट्रेस डेवलप हो गया होगा, उसकी वजह से ये हल्का सा खींच सकता है, हाँ ना बोलो, हो सकता है ऐसा। तो मान लो करोड़ों साल बाद ये बहुत भारी मटेरियल था कोई, हल्का सा खिसक गया बेचारा, जब ये खींचेगा तो क्या यहां से पतला हो जाएगा, हाँ ना बोलो। क्या इसकी लंबाई इतनी बढ़ गई कि इसकी डायमीटर छोटी हो गई, डायमीटर छोटी, देखो पहले डायमीटर थी इतनी, अब देखो कितनी रहेगी, क्या डायमीटर छोटी हो गई। यहां पे दो तरीके के स्ट्रेन हुए हैं, एक लंबाई बढ़ी है और एक, देखो एक तो लंबाई बढ़ी है और एक तो ये वाली लंबाई बढ़ी है और एक ये बढ़ी है, क्या दो चीजें बढ़ी यहां पे, हाँ ना बोलो। तो इसी के बारे में बताया पॉइजन साहब ने, क्या बोला पॉइजन साहब ने, सुनो भैया, कह रहे व्हेन अ वायर इज लोडेड, एक वायर है ये है ना, लेंथ इंक्रीजेस बट इट्स डायमीटर डिक्रीजेस। ऑब्वियस सी बात है, जब ये खींचेगी तो लेंथ तो बढ़ गई, पहले एल थी, डेल्टा एल और बढ़ गई, क्या टोटल लेंथ हो गई एल प्लस डेल्टा एल, हाँ ना बोलो। लेकिन डायमीटर घट गई, डायमीटर घट गई, पहले डायमीटर थी डी, इसमें से डेल्टा यहां से भी कम हो गई, यहां से भी, तो डेल्टा डी कम हो गई, हुआ, हाँ ना बोलो, है ना। कह रहा था स्ट्रेन प्रोड्यूस्ड इन द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड फोर्स इज कॉल्ड लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। जिस डायरेक्शन में फोर्स थी, जो लंबाई बढ़ी, उसको तो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन बोल रहे हैं। किसको बोल रहे हैं लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, बेसिकली लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन क्या है, चलो लिख देता हूं यहां, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन तो है डेल्टा एल अपॉन एल, ये ठीक है। दूसरा क्या कह रहा है, एंड दैट प्रोड्यूस्ड इन द परपेंडिकुलर डायरेक्शन, ये अरे ये इज कॉल्ड लेटरल स्ट्रेन। लेटरल स्ट्रेन क्या है, वो तुम्हारा डेल्टा डी यानी डायमीटर अपॉन ओरिजिनल डायमीटर, बट ये माइनस में, पहले ये नोट कर लो, पर क्या मैं इसे माइनस में लिख सकता हूं, क्योंकि डायमीटर घटी है, माइनस में लिख सकता हूं, हाँ ना बोलो। कह रहे इन दोनों का रेशो निकाल दो, इन दोनों का रेशो निकाल दो, इसी को बोला गया पॉइजन्स रेशो, ठीक है, ध्यान रखना, इन दोनों का रेशो ही कहलाया पॉइजन्स रेशो। तो पॉइजन्स रेशो को इस सिग्मा सिंबल से लिखते हैं, क्या, ऊपर लेटरल स्ट्रेन, नीचे लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, इसी को बोल दिया सिग्मा यानी पॉइजन्स रेशो। यहां दिया हुआ रेशो के बारे में इसके, द स्ट्रेन प्रोड्यूस्ड इन द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड फोर्स इज कॉल्ड लॉन्गिट्यूडनल एंड दैट प्रोड्यूस्ड इन द परपेंडिकुलर डायरेक्शन इज लेटरल, ठीक है, विद इन द इलास्टिक लिमिट, हाँ ये रहा द रेशो ऑफ लेटरल स्ट्रेन टू द लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। फॉर्मूला लिख सकते हो, ऑल्दो ये बहुत कम पूछा जाता है, तो माइनस
डेल्टा डी अपॉन डेल्टा एल अपॉन एल। मल्टीप्लाई कर लो, ऐसे छोड़ना चाहते हो इतना भी छोड़ सकते हो, तुम्हारी मर्जी है, पर मल्टीप्लाई करके लिखना चाहते हो लिख दो भाई। जैसे किसी किसी बुक में ये वाला सिंबल है, किसी किसी बुक में ये सिंबल है, तुम्हारी मर्जी जो लिखना है। ये सिग्मा और ये तुम्हारा साई, वो फाई, न्यू न्यू न्यू, सॉरी सॉरी सॉरी, एक तो इतने सारे सिंबल हो गए ना भाई, तंग हो गए हम भी। ठीक है, लिख लिया। चलो देखो यहां पे फॉर्मूला क्या लिख दूं, माइनस डेल्टा डी, डी मतलब डायमीटर, इंटू एल अपॉन डी इंटू डेल्टा एल। ये है तुम्हारा पॉइजन्स रेशो। लिख लोगे बेटा, मजा आ रहा है। अब पढ़ेंगे हुक्स लॉ। हुक्स लॉ, हुक्स भाई साहब थे एक। अच्छा, एक तुम बार बार एक चीज पढ़ोगे, ये इलास्टिक लिमिट एक वर्ड पढ़ोगे हर जगह। इसका मतलब बताता हूं, ये आगे भी आएगा। इलास्टिक लिमिट का मतलब होता है एक ऐसी सिचुएशन, अगर तुम किसी ऑब्जेक्ट को खींच रहे हो, छोड़ने पर वो वापस अपनी सेम शेप और साइज ले ले, उसको बोलते हैं इलास्टिक लिमिट। अगर तुमने उस लिमिट से ज्यादा खींच दिया तो छोड़ने पर वापस सेम शेप और साइज नहीं ले पाएगा। तो क्या याद रखोगे, विद इन द इलास्टिक लिमिट का मतलब है वो लिमिट जब तक उसे छोड़ने पर वो वापस सेम शेप और साइज ले लेगा, उसको बोलते हैं इलास्टिक लिमिट। ठीक है, ये आगे तुम्हारे कई बार दिखेगी इसलिए मैंने बता दिया। हुक्स लॉ क्या है, हुक बाबा थे एक हुक्स, उन्होंने क्या बोला कि तुम जितना किसी को खींचोगे, जितना किसी पे प्रेशर डालोगे, ये यहीं से लोग अपना विचार लेके बैठे हैं कि बच्चों पे ना बहुत दबाव डालो, दबाव में बच्चे अच्छा करते हैं। इसे मैं भी गलत नहीं मानता पर पूरी तरह सही भी नहीं है। लिमिट में होना चाहिए प्रेशर, हद से ज्यादा प्रेशर डालोगे तो इंसान ना थक हार के छोड़ देगा। जैसे मेरे साथ भी क्या होता है बताता हूं, मेरे पास एक लिमिट में काम रहता है ना, तो मैं करता हूं मजा आ रहा है। जैसे मतलब हद से ज्यादा काम, मतलब बहुत ज्यादा काम है तो भी कर लूंगा, हद से ज्यादा काम आ जाए ना मेरा कुछ करने का मन नहीं करता। सिमिलरली मुझे पता है कि बच्चों पे जब तक सिर पे ना आए ना कोई चीज तो पढ़ता नहीं है कोई, प्रेशर चाहिए। लेकिन वो प्रेशर जब हद से ज्यादा बढ़ जाए कि स्कूल में अलग सिलेबस चल रहा है, कोचिंग में अलग सिलेबस चल रहा है, घर वाले कह रहे वो करो, कहीं किस कोई बेचारा खेती में काम कर रहा है तो उस घर वाले कह रहे जो गेहूं भी काट के ला। आई नो कि बहुत सारे बच्चों के साथ बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज आ जाती, तो हद से ज्यादा प्रेशर में भी आदमी ना डिमोटिवेट हो जाता है। ठीक है, पर अब तुम्हें ये बात पता है तो तुम लोग खुद को डिमोटिवेट नहीं होने दोगे, है ना। आई नो कि देखो वो तो डलेगा, सही बताऊं, हर किसी की लाइफ सेम नहीं होती यार। बहुत सारे बच्चे तुम में से ऐसे होंगे जिनके साथ बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होंगी, कुछ ऐसे होंगे जिनके पास लिमिटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी होंगी, कुछ ऐसे होंगे जिनके पास कुछ नहीं होगी। पर आई नो कि ज्यादातर बच्चे वही होंगे जिनके पास बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है। हार मत मानना बेटा, बस ये बता रहा हूं, अगर तुमने ये टाइम यूटिलाइज कर लिया ना, लाइफ में पक्का कुछ ना कुछ करोगे। तुम्हारे एटी भैया का प्रॉमिस ले रहा हूं, तुम सब बताओ, प्रॉमिस है, मुझे पता है। अगर तुम लोग यहाँ अच्छा इस वीडियो में यहां तक पहुंच गए तो मतलब तुम पढ़ने वाले पहले ही क्लियर हो गए। तो चलो, कह रहा है विद इन द इलास्टिक लिमिट, कह रहा है जब तक इलास्टिक लिमिट है। इलास्टिक लिमिट मतलब वो वाली सिचुएशन जब तक ऑब्जेक्ट को खींचने पर छोड़ दो तो वापस अपनी सेम शेप और साइज ले लेगा, है ना। उस लिमिट तक की बात कर रहा है, उससे आगे खींच दोगे तो फिर लॉ खत्म है। तो हुक्स लॉ क्या कहता है, जब तक इलास्टिक लिमिट है तो जो जितना तुम किसी ऑब्जेक्ट पर स्ट्रेस आ जाएगा, जितना उस पर स्ट्रेस डालोगे उतना खिंचाव बढ़ेगा, मतलब जितना तुम खींचोगे उतना ज्यादा खींच जाएगा। प्रोपोर्शनल होता है, डायरेक्ट। क्या होता है, स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। तो क्या मैं बोल सकता हूं इसका मतलब स्ट्रेन को डिवाइड में ले आओ, या फिर प्रोपोर्शन हटाओगे तो कांस्टेंट आएगा। क्या स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन इक्वल्स टू कांस्टेंट, ये बोल सकता हूं, है ना। बाद में इस कांस्टेंट के बारे में बताया एक साहब थे, यंग साहब। क्या नाम था उनका, यंग्स। क्या नाम था, यंग साहब। बहुत जवान थे, यंग साहब था। इस कांस्टेंट को उनके नाम पे बाद में बोला जाने लगा यंग्स मॉड्यूलस। पहले क्या बोलते थे इसको, पहले बोलते थे मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी। क्या बोलते थे, मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी या कोएफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी, पहले ये बोलते थे, है ना। ये डिपेंड, अब देखो सिंपल सी बात है, हर ऑब्जेक्ट को खींचने पर सेम थोड़ी ना बढ़ता है। हर ऑब्जेक्ट कोई कम बढ़ता है, कोई ज्यादा बढ़ता है, स्प्रिंग थोड़ी कम बढ़ेगी, रबड़ थोड़ी ज्यादा बढ़ेगी, हर ऑब्जेक्ट अलग अलग बढ़ता है। तो वो डिपेंड करता है उनके मटेरियल पर। तो ये जो कांस्टेंट है कहां से पता चलता है, ये कहां से पता चलता है कि मटेरियल कैसा है। तो तुम्हें गिवन होगा एग्जाम्स में, क्वेश्चन में, अभी कराऊंगा क्वेश्चन तब तुम्हें क्लियर हो जाएगा ना। तो याद रखोगे ये जो कांस्टेंट है, बाद में इसके बारे में किसने बताया, यंग साहब ने, यंग्स। तो इसको बाद में, अभी क्या बोल रहा हूं मैं, मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी, इलास्टिसिटी से लेना देना है ना इसका, या कोएफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी, है ना। इसको बाद में हम क्या बोलने लगेंगे, यंग्स मॉड्यूलस। इस कांस्टेंट को हम बाद में क्या नाम दे देंगे, यंग्स मॉड्यूलस। याद रखोगे, अभी इतना याद रखो, जितना स्ट्रेस उतना स्ट्रेन, जितना दबाव डालोगे उतना खींचेगा। अभी ये समझ लो, ठीक है, इतनी बात क्लियर। ये था तुम्हारा हुक्स लॉ। क्या था तुम्हारा, हुक्स लॉ। ठीक, कोई दिक्कत परेशानी, हाँ ना बोलो,
जल्दी बोलो। ये नोट कर लो भैया, नोट कर लो। ठीक है, अच्छा इसको कहीं के, अच्छा तुम्हें कहीं के लिखा पता क्या भी मिलेगा, इस कांस्टेंट की जगह तुम्हें ई लिखा भी मिलेगा। ई क्यों? मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी है ना, कहीं कहीं तुम्हें ई भी लिखा मिलेगा। याद रखना, कभी ई दिख जाए तो घबरा जाओ कि एटी भाई ये ई कहां से आ गया है। ई दिखता जाए तो तुम परेशान हो जाओ, पानी ले लेते हैं। चलो ये नोट कर लो, ठीक है। अच्छा इसमें दो तीन चीज लिख लेना। या चलो ऐसे ही बताता हूं। ये जो तुम्हारा कांस्टेंट है किस चीज पर डिपेंड करता है? एक तो नेचर ऑफ मटेरियल कैसा है, या तुम्हारा ये जो ई, क्या ई मतलब मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी या कोएफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी, नेचर ऑफ मटेरियल कैसा है उस पर डिपेंड करता है एक तो। दूसरा डिपेंड करता है टेम्परेचर पर। तुमने अगर ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर बढ़ा दिया है ना, टेम्परेचर बढ़ा दिया, या फिर इंप्योरिटी बढ़ा दी। इंप्योरिटी मतलब कोई लोहा है, लोहे के अंदर तुमने कॉपर मिला दी, तांबा, इंप्योरिटी बढ़ा दी, तो ई विल इंक्रीज। ये इंक्रीज हो जाता है, जितना तुम इंप्योरिटी मिलाओगे उतना ज्यादा। स्टार करके लिख लो, जितना तुम इंप्योरिटी मिलाओगे उतना ये इंक्रीज करता है। लेकिन टेम्परेचर बढ़ाने पर ई डिक्रीज करता है। लिख लो टेम्परेचर, ऑल दो तुम्हारी एनसीईआरटी में नहीं, पर मैंने एक्स्ट्रा बता दिया, ठीक है। ये दोनों पॉइंट लिख लेना। हाँ लिख लिए दोनों पॉइंट। चलो अब आ जाओ ये वाला पॉइंट, ये इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसके लिए तुम्हें एक रबर बैंड की जरूरत पड़ेगी। रबर बैंड समझते हो, खींचने वाला, हाँ उसकी जरूरत पड़ेगी। ये तो यहां पे बनाई हुआ, मैं खुद भी बनाऊंगा। स्ट्रेस स्ट्रेन, चलो देख लो वाला ग्राफ, देख लिया? स्ट्रेस स्ट्रेन, रबर बैंड को तुम खींचो। शुरुआत में तुमने ज्यादा नहीं खींचा, हल्का सा इतना खींचा। कहां तक खींचा? इलास्टिक लिमिट तक। जब तुम स्टार्टिंग में जितना खींचोगे उतना खींचेगा, तब तक जब तक वो होगी इलास्टिक लिमिट होगी। इलास्टिक लिमिट का मतलब है स्ट्रेस विल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। डायरेक्टली जब कोई चीज प्रोपोर्शनल होती है, इस पॉइंट को नाम दो ओ, इसको नाम दे दो ए। ओ ए स्ट्रेस प्रोपोर्शनल। ओ ए का मतलब, ओ ए वो कंडीशन है जहां पे स्ट्रेस इज प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन है, यानी इलास्टिक लिमिट। याद रखोगे? ठीक है। फिर एक और कंडीशन आती है। अब तुमने खींच रखा है रबर को, अब तुम हल्का सा और खींचो, हल्का सा और खींचो। तुम हल्का सा खींचोगे लेकिन वो खींच ज्यादा जाएगी, हल्की सी होती है। ये कंडीशन होती है। पहले ये था, इसके बाद ऐसा कुछ ग्राफ आता है। अब ये दोनों प्रोपोर्शनल नहीं है, स्ट्रेस और स्ट्रेन प्रोपोर्शनल नहीं है, पर अभी भी क्या होगा, ए से लेके बी तक, अभी भी क्या होगा, हल्का सा स्ट्रेस, स्ट्रेन ज्यादा, बट अभी भी इलास्टिक लिमिट है। यानी अगर तुमने बेसिकली इलास्टिक लिमिट कहां तक है, ओ टू बी इलास्टिक लिमिट है। इसका मतलब अगर तुमने ए सिचुएशन पर या बी सिचुएशन पर रबर बैंड को छोड़ दिया, इट विल रीगेन इट्स ओरिजिनल शेप एंड साइज। ये होगा, ठीक है। कोई दिक्कत परेशानी? हाँ ना बोलो। अब तुमने बी के बाद आगे किया, देखो पीछे भी देख लो, ये भी देख लो, ए बी, बी तक ठीक है। अब आ जाओ सी पॉइंट। अच्छा इसको अलग अलग नाम देखो, इसको बोलते हैं, चलो पहले हाँ देख लो, देख लो, आ जाओ भी। इसके बाद आ जाओ सी पॉइंट है। कौन सा? सी पॉइंट। यानी अब तुम हल्का सा स्ट्रेस प्रोवाइड करोगे, बहुत मामूली सा स्ट्रेस लगाओगे, बहुत मामूली सा स्ट्रेस, और स्ट्रेन बहुत ज्यादा हो जाएगा। तुम बहुत मामूली से स्ट्रेस लगाओगे, स्ट्रेन बहुत ज्यादा हो जाएगा। सी पॉइंट, बी से सी, स्ट्रेन बहुत ज्यादा होगा, स्ट्रेस हल्का सा लगाओगे। बट अब जो तुम सी पॉइंट पे चले गए, बी टू सी, अब तुम इस वाली नॉट इन इलास्टिक लिमिट, नॉट इन इलास्टिक लिमिट, यानी अगर तुम एक बार बी को क्रॉस किए तो परमानेंट डिफॉर्मेशन आ जाएगा। परमानेंट डिफॉर्मेशन यानी अगर अब तुम रबर बैंड को छोड़ भी दोगे तो वो वापस एग्जैक्ट अपने सेम शेप और साइज पर नहीं आएगी। ये बात तुम्हें याद रखनी। पहले देखो, इतना लिखो, समझो, ए बी सी तक हम पहुंच गए, आगे चलते हैं। ठीक है, देखो अब इस ग्राफ को यहां से तुम ये भी बना सकते हो, ठीक है। ये तुम्हारा फ्रैक्चर पॉइंट कहलाएगा, यहां पे टूट गया। अलग तरीके से बना सकते हो, मान लो ये तुम्हारा ऐसे गया और फिर ये,
ये मान लो वो पॉइंट है जहां पे मैक्सिमम स्ट्रेस है, मैक्सिमम स्ट्रेस, ठीक है, इसको बोलते हैं फ्रैक्चर पॉइंट। फ्रैक्चर पॉइंट यानी यहां के बाद परमानेंट डिफॉर्मेशन, अगर तुम छोड़ दोगे तो एग्जैक्ट सेम पोजीशन रहेगी यहां तक, इसको बोलते हैं परमानेंट सेट। परमानेंट सेट। अब ये ग्राफ अलग तरीके, ये एक बी ग्राफ है, एक ऐसा भी ग्राफ है, अलग अलग टाइप के बनते हैं। ओ ए बी तक तुम्हारा कौन सा पॉइंट है, बी तक कौन सा पॉइंट है, इलास्टिक लिमिट, पर ओ ए तक यहां तक सिर्फ स्ट्रेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल स्ट्रेन है। बी के बाद एक सी पॉइंट है, सी हल्का सा सी पे ले गए, अभी परमानेंट सेट बन गया, ठीक है। अब सी के बाद वापस तुमने और दिया स्ट्रेस, तो मैक्सिमम स्ट्रेस ये रहा तुम्हारा, और तुमने खींचा, तुमने नोटिस किया होगा जब रबड़ लगभग टूटने वाली तो इसके धागे धागे से आ जाते, इतनी टूट जाएगी धागे धागे। अब तुम हल्का सा खींचने की जरूरत नहीं पड़ रही, बहुत हल्का सा खींच रहे हो ना, मतलब हल्का सा स्ट्रेस लगा रहे हो, कम स्ट्रेस, उल्टा स्ट्रेस अब तुम देखो कम लगा रहे हो यहाँ, है ना, लेकिन एट द एंड आके उसका धागा टूट जाएगा। फ्रैक्चर पॉइंट, ठीक, ये परमानेंट सेट कहलाया। यहाँ स्ट्रेस अपॉन इस वाले पॉइंट तक स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन है। तो ये कुछ छोटी छोटी बातें जो तुम याद रख सकते हो, ठीक है। अब यहां पे एक बात होती है, पता क्या है, बहुत ध्यान सुनना, ये वाला ग्राफ तो हो गया। अगर मटेरियल है ब्रिटल, ब्रिटल पता क्या होता है, कोई ऐसा ऑब्जेक्ट जिसको खींचने पर खींचेगा नहीं, टूट जाएगा डायरेक्ट। बहुत देखो, अगर तुम स्ट्रेस लगाओगे, नाम मात्र को तुम्हें दिखेगा नहीं, पर एक्चुअल में स्ट्रेन हो रहा होगा मॉलिक्यूलर लेवल पर, तो वो स्ट्रेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल स्ट्रेन। लेकिन अब वो ज्यादा नहीं खींचेगा, हल्का सा होके वो टूट जाएगा, यहीं टूट जाएगा फ्रैक्चर। ज्यादा खींचने से पहले टूट जाएगा। ऐसे मटेरियल होते हैं ब्रिटल, जैसे प्लास्टिक मटेरियल होते हैं ब्रिटल होते हैं। लेकिन कुछ जैसे गोल्ड, पीट पीट के बहुत खींच सकते हो तुम, पता है गोल्ड को, तो गोल्ड होता है डक्टाइल। 9th क्लास में 10th क्लास में पढ़ोगे डक्टिलिटी, याद आया, मैलिएबिलिटी डक्टिलिटी, है ना। तो जो जो अच्छे डक्टाइल मटेरियल है वो खूब खींच सकते हैं बेचारे, बहुत दूर जाके टूटेंगे। ये किसके लिए, डक्टाइल के लिए। ये ग्राफ डक्टाइल के लिए, वो ब्रिटल के लिए। याद रख सकते हो कितना काफी है भाई, ठीक है। आ जाओ, स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व फॉर इलास्टोमर्स। इलास्टोमर्स होते क्या पहले समझते हैं। देयर इज नो वेल डिफाइंड प्लास्टिक रीजन, मतलब बेसिकली प्लास्टिक रीजन को डिफाइन करने के लिए कोई हमारे पास ग्राफ नहीं था, लेकिन कुछ सब्सटेंस होते हैं जैसे रबर एटसेट्रा। रबर एक्चुअल में पता ना इलास्टिक नहीं है, इलास्टिसिटी नहीं है, कंप्लीट प्लास्टिक भी नहीं है, कंप्लीट इलास्टिक भी नहीं है ना। लेकिन कुछ मेटेरियल ऐसे होते हैं विच कैन बी स्ट्रेच टू कॉज लार्ज स्ट्रेन, हल्का सा खींचो वो स्ट्रेन ज्यादा दिखा देते हैं, ऐसे सब्सटेंस को बोलते हैं इलास्टोमर्स। ऑल्दो ये इतना इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं था, पर हमने तुम्हें फिर बता दिया, उनके लिए ग्राफ कुछ ऐसा होता है, देख रहे हो, ग्राफ कुछ ऐसा होता है। तो ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं छोड़ना चाहो छोड़ सकते हो इस वाले पॉइंट को। आ जाओ, तुम्हें याद है मैंने बताया था यंग साहब आए थे, तुमने एक चीज पढ़ी थी स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, याद आया, और यहां आए थे कांस्टेंट, जिसको हमने इलास्टिसिटी, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी बोला था, कांस्टेंट आया। बाद में यंग साहब ने इसके बारे में बात बताई, तो इसको कांस्टेंट को हमने यंग्स मॉडुलस नाम दे दिया। मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी की जगह क्या नाम दे दिया, यंग्स मॉडुलस। पहला यंग्स मॉडुलस, इसका लेना देना किससे है, लेंथ खींचेगी बढ़ेगी, वॉल्यूम खींचेगी बढ़ेगी, तब बात करते हैं यंग्स मॉडुलस की, ठीक है। लेकिन आया बल्क मॉडुलस, इसका लेना देना किससे, कोई ऑब्जेक्ट की वॉल्यूम बढ़ेगी घटेगी बस उससे। इसका सिंबल है बीटा, इसका सिंबल है गामा, ठीक है। एक आया शेयर मॉडुलस, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, बेसिकली जहां पर शेप साइज टेढ़ी मेढ़ी हो जाती है, वहां पे बात करते हैं मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी या फिर शेयर मॉडुलस, इस वाले केस में, ठीक है। याद आया, तो ये तीन मॉडुलस पढ़ने में, पहले मॉडुलस पे आ जाओ भैया। पहला है यंग्स मॉडुलस। यंग्स मॉडुलस क्या है भाई, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, यही कहलाया यंग्स मॉडुलस। इसका फॉर्मूला और डिटेल में करें, स्ट्रेस क्या होता है, रिस्टोरिंग फोर्स अपॉन एरिया। स्ट्रेन क्या होता है, चेंज इन लेंथ अपॉन लेंथ। क्या लेंथ गया ऊपर, एफ इंटू एल, और एरिया इंटू डेल्टा एल। यह है तुम्हारा यंग्स मॉडुलस का फॉर्मूला, लिख लो, एफ इंटू एल अपॉन, लिख लिया मेरे भाई, ठीक है, कोई दिक्कत परेशानी, ठीक है। देख लो भाई, ये रहा तुम्हारा यंग्स मॉडुलस का। इसकी यूनिट लिख सकते हो, बताओ लिख सकते हो क्या, बताऊं, एल से एल तो कट गया, क्या इसकी यूनिट वही हुई जो स्ट्रेस की, क्योंकि ये यूनिटलेस है। ये रहा यंग्स मॉडुलस, ठीक है। नॉर्मली अच्छे इलास्टिक मटेरियल पता है कौन होते हैं, तुम्हें सुनने में बड़ा अजीब लगेगा, स्टील ज्यादा अच्छा इलास्टिक मटेरियल है देन रबड़। रबड़ खिंचती ज्यादा है, रबड़ खिंचती ज्यादा है ना, लेकिन एक टाइम के बाद जब तुम छोड़ दोगे उसकी शेप चेंज हो जाएगी, है ना। इलास्टिक लिमिट ज्यादा नहीं है। स्टील तुम जब खींचते हो ना, खींचती नहीं है ना, बहुत दम लगा के कभी खींचोगे भी ना, छोड़ती वो अपनी जगह वापस आ जाती, पता है एक्चुअल में।
पर तुम्हें सुनने में अजीब लग रहा होगा, पता है, बहुत जान लगा खींचोगे, बहुत जान, पहले तो खींचेगी बहुत मुश्किल से, खींच गई तो वापस आने के चांसेस ज्यादा है। रबड़ इजीली खींच जाती है, पर खींच गई तो वापस आनी मुश्किल हो जाती है, सेम शेप साइज नहीं ले पाती। स्टील इज मोर इलास्टिक देन रबड़, समझे? मेटल्स की ज्यादा यंग्स मॉड्यूलस होता है, मतलब मेटल ज्यादा अच्छे इलास्टिक मटेरियल होते हैं, ठीक है, कंपेयर टू एलॉयज एंड इलास्टोमर्स। रेशियो ऑफ लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस टू द लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, यही कहलाया यंग्स मॉड्यूलस, ठीक है। चलो भाई आगे आ जाओ। अच्छा ये इससे पहले वो कर दे, अच्छा क्वेश्चन आ गया ना इसके बाद, सारे क्वेश्चन ही आ गए। पहले मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी करा देता हूं। मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी या फिर शेयर मॉड्यूलस। बल्क मॉड्यूलस कहां गया भाई? बल्क मॉड्यूलस पहला आएगा मेरे भाई, पहले बल्क मॉड्यूलस देखो। ये मान लो एक कोई गुब्बारा है पानी का, में कोई ऑब्जेक्ट है और यहां पानी है, और पानी इस पे बाहर से लगा रहा है प्रेशर, इसकी वॉल्यूम मान लो कम हो गई, दब गया है थोड़ा सा, है ना, तो तुम्हारा ये क्या होता है, बीटा से डिनोट करते हैं, बीटा से, है ना, बीटा से डिनोट करते हैं मेरे भाई। देख लो, कोई दिक्कत परेशानी हो तो देख लो। तो चेंज इन वॉल्यूम हुआ नहीं हुआ, है ना, इसको अलग अलग तरीके से बताऊंगा। जो प्रेशर डिफरेंस है अपॉन वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, इसको बोलते हैं हम प्रेशर डिफरेंस। क्या प्रेशर यहां से भी लग रहा है प्रेशर इनसाइड, और प्रेशर बाहर से भी लग रहा है प्रेशर आउटसाइड, तो चेंज इन प्रेशर क्या हुआ, प्रेशर आउटसाइड माइनस प्रेशर इनसाइड। ये लिख सकता हूं, हाँ ना बोलो, कोई दिक्कत परेशानी है ना, ये लिख सकता हूं। अब मान लो बाहर का प्रेशर ज्यादा है तो ये कंप्रेस्ड हो गया, इसलिए मैंने माइनस लगाया यहां पे, माइनस। ये क्या है तुम्हारा बल्क मॉड्यूलस, इसे याद रख सकते हो, ये वाले फॉर्मूले लेने तो ये डिटेल में, और चाहो इतना ही छोड़ दो। देखो प्रेशर की जगह इसने फोर्स अपॉन एरिया लिख दिया, बस इतना ही छोड़ सकते हो। इलास्टिक लिमिट, विद इन द इलास्टिक लिमिट होना चाहिए। रेशियो ऑफ नॉर्मल स्ट्रेस टू द वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन इज कॉल्ड बल्क मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी। याद रखोगे बल्क मॉड्यूलस मतलब जहां पर प्रेशर और वॉल्यूम की बात आ रही है। इसके बाद आया शेयर मॉड्यूलस या फिर मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी। अब यहां एक बच्चा मेरे से पूछ रहा था सर रिजिड मटेरियल्स क्या होते हैं, ऑल्दो मैंने रोटेशन चैप्टर में पढ़ा दिया है ना। रिजिड मटेरियल्स क्या होते हैं बताओ? अगर तुम उन्हें मूव कराओगे तो सारे पार्टिकल साथ में मूव करेंगे, उनके पार्टिकल्स के बीच का डिस्टेंस चेंज नहीं होगा भाई, उसे बोलते हैं रिजिड। तो मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी क्या कहता है, अगर तुमने यहां फोर्स लगाई तो ऐसे टेढ़ा हो जाएगा, ऐसा हुआ टेढ़ा। क्या तुम्हें अभी अभी मैंने एक चीज पढ़ाई थी, याद करो, शेयर स्ट्रेन। क्या शेयर स्ट्रेन ये थी x अपॉन एच, याद आया, x अपॉन ये वाली h, क्या पढ़ाया था बताओ, ये थोड़ी देर पहले पढ़ाया, बताओ जल्दी लिखो जल्दी। तो ये होता क्या है, इसको इस सिंबल से डिनोट करते हैं ईटा से, शेयर स्ट्रेस अपॉन शेयर स्ट्रेन, ये होता है भाई फॉर्मूला, लिख लो। कह रहा था यंग्स मॉडुलस एंड शेयर मॉडुलस आर रिलेवेंट ओनली फॉर सॉलिड्स सिंस ओनली सॉलिड्स हैव लेंथ एंड शेप। तो बेसिकली ये दोनों मॉडुलस, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी सॉलिड्स की बात होगी, और यंग्स मॉडुलस ज्यादातर सिर्फ सॉलिड के लिए काम आते हैं, और जो तुम्हारा बल्क मॉडुलस था वो लिक्विड और गैस के लिए, ठीक है, क्योंकि वहां प्रेशर और वॉल्यूम दोनों आ रहे हैं, ठीक है। देख लो भाई, लिख लो। बाकी तुम इसका फॉर्मूला लिखना चाहते हो लिख लो, ये फोर्स अपॉन एरिया हो गया, और शेयर स्ट्रेन क्या था, एक्स अपॉन एच। तो फॉर्मूला लिख सकते हो फोर्स इंटू हाइट एरिया इंटू एक्स, ये तुम्हारा कहलाया शेयर मॉडुलस या मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, ठीक है। अब करत करत अभ्यास के करते हैं क्वेश्चन, कहां गया, हाँ चलो इसके बाद अब क्वेश्चन करते हैं। ये नोट तुमने सबने कर ही लिया मेरे भाई, चलो स्टार्ट करते हैं। चलो चलो ओ चलो क्वेश्चन करते हैं। कह रहा है स्ट्रक्चरल स्टील रोड हैज अ रेडियस ऑफ 10 मिलीमीटर, ठीक है, 10 मिलीमीटर की स्ट्रक्चर जो भी रेडियस है ना, रेडियस दे दिया, चलो जो जो गिवन है पहले वो लिखते जाते हैं ना। रेडियस है 10 मिलीमीटर, क्या मिलीमीटर को मीटर में लिख दूं, 10 इंटू 10 की पावर माइनस 2 मीटर, ठीक है। लेंथ 1 मीटर की है, लेंथ लिख दो 1 मीटर भाई, 1 मीटर। यार 100 किलो न्यूटन फोर्स, फोर्स कितनी है, 100 किलो न्यूटन है मेरे भाई, तो किलो के लिखते हैं 10 की पावर 3, याद रखोगे, ठीक है, किलो को लिखते हैं 10 की पावर 3। कह रहा है स्ट्रेचेस इट्स अलोंग इट्स लेंथ, लेंथ खींच दी पकड़ के, ठीक है। स्ट्रेस कह रहा है, तो पहला पार्ट ए, स्ट्रेस क्या होगा भैया, अरे स्ट्रेस होगा फोर्स अपॉन एरिया, कौन सी फोर्स, रिस्टोरिंग फोर्स, फोर्स कितनी यहां 100 इंटू 10 की पावर 3, एरिया क्या होगा भैया पाई आर स्क्वायर, क्या पाई होता है 3, अच्छा क्या होता है यहां लिख दो एरिया, देखो एरिया क्या होगा, एरिया होगा पाई आर स्क्वायर, पाई कितना 3.14 ले लो, आर कितना 10 की इंटू 10 की पावर -2 का स्क्वायर, ये करना है भाई साहब।
समझ रहे हो? देख लो पाई आर स्क्वायर। आ जाओ यहाँ पुट कर दो वैल्यू। अच्छा चलो यही थोड़ा सोल्व कर देते हैं। 3.14 को ऐसी रहने दो। यहां देखो 10 क्या एक पावर इससे काट दूं? हाँ ना बोलो, काट दूं? हाँ ना बोलो। ये 10 की पावर 1 है, -2 है। जब तुम सोल्व करोगे 10 की पावर भी 2 आएगी और 10 की पावर जो -2 है -4 बन जाएगा। कट के 10 की पावर -2 बचेगी। चलो फिर भी पूरा लिख देता हूं। 3.14 इंटू 10 स्क्वायर इंटू 10 की पावर -4। कट पिट के ये आएगा आंसर। डेसिमल हटाओगे 2 जीरो ऊपर 1000, यानी 33 पॉइंट समथिंग, 3 पॉइंट समथिंग मान लो, 3.1 लिख देते हैं इनटू 3 और 4 7, 7 में से 2 गया 1 8, 10 की पावर 8 आ रहा है। देख लो भैया लगभग जरा, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ये आया भाई साहब स्ट्रेस। क्या है स्ट्रेस? देखो साइड हो जाता है, देख लो। स्ट्रेस के बाद एलोंगेशन पूछा है नहीं, डेल्टा एल पूछ रहे हैं भैया। क्या पूछ रहे हैं? डेल्टा एल। डेल्टा एल निकालना थोड़ा सा ट्रिकी इस क्वेश्चन। निकालते 1 2 3 एंड गो। देखो हमसे डेल्टा एल पूछ लिया सेकंड पार्ट में। अब डेल्टा एल कैसे निकालूं? स्ट्रेस है, स्ट्रेन भी निकाल सकता हूं। चलो सी पार्ट में स्ट्रेन पूछा, पहले वो निकालते हैं। चलो पहले सी पार्ट करते हैं ना, पहले सी पार्ट करते हैं। स्ट्रेन, स्ट्रेन होता क्या है? डेल्टा एल बाय एल, यही तो होता है। बड़ी गड़बड़, पहले डेल्टा एल निकालना पड़ेगा तो भैया बी पार्टी करना पड़ेगा यार फालतू में। पर डेल्टा एल निकाले कैसे? कौन सा ऐसा फॉर्मूला है? क्योंकि स्ट्रेन तो हमें पता नहीं है। स्ट्रेन पता होता तो डेल्टा एल आ जाता है ना। तो सोचा हमने कि ऐसा कौन सा फॉर्मूला है जहां पर डेल्टा एल आता हो, स्ट्रेस दिया हो, स्ट्रेस दिया है, डेल्टा एल दिया है। ओके, यंग्स मॉडुलस, यहां मॉडुलस है, मॉड्यूल लिख दिया यहाँ पे मॉडुलस। यंग्स मॉडुलस गिवन है। ओके देखो क्या गिवन है यहाँ पे, ध्यान से देखो। यंग्स मॉडुलस गिवन है 10 की पावर 11 न्यूटन मीटर स्क्वायर। यंग्स मॉडुलस कितना गिवन है भाई? 10 की पावर 11 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। यंग्स मॉडुलस तुम्हें ऑलरेडी गिवन है, तो क्या मैं लगा दूं फॉर्मूला कौन सा? स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन वाला। हो जाएगा काम मेरा। याद करो, यंग्स मॉडुलस इक्वल्स टू स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। क्या ऑलरेडी हम स्ट्रेस निकाल चुके हैं? 3.1 कितना है? कितना है? 3.1 ना, ठीक है। इंटू 10 की पावर 8 अपॉन स्ट्रेन कितना होता है? डेल्टा एल अपॉन एल। एल तो गया ऊपर मल्टीप्लाई में, 3.18 इंटू 10 की पावर 8 इंटू एल अपॉन में क्या डेल्टा एल इधर भेजू और यंग्स मॉडुलस यहां भेज दूं? हाँ ना बोलो। एक बार मैं इसे वापस कैलकुलेट कर लेता हूं। ये हाँ 3 पॉइंट, एक बार इसे वापस कैलकुलेट, चलो छोड़ो ठीक है, इतना ठीक है। यंग्स मॉडुलस की वैल्यू पुट करो, डेल्टा एल इक्वल्स टू 3.1 इंटू 10 की पावर 8 इंटू लेंथ कितनी है? 1 मीटर। यंग्स मॉडुलस कितना है? 2 इंटू 10 की पावर 11। ऊपर गया 10 की पावर -3 बचा। 2 1 जा 2, 2 15 जा 1.5 समथिंग आएगा। 1.5 1.6 लिख लो ना, लगभग इतना ही आएगा है ना। 1.6 के लगभग आएगा मीटर। डेल्टा एल आ गया, देख लो भैया साइड होगा भाई। डेल्टा एल भी देख लो, डेल्टा एल आ गया, स्ट्रेस आ गया, अब स्ट्रेन और आ जाएगा भाई। 1.6 आ गया भाई साहब, है ना। अब स्ट्रेन तो निकाल ही दोगे, स्ट्रेन लास्ट पार्ट बचा सी। इसको अलग कलर से करूं, स्ट्रेन। अब तो स्ट्रेन क्या होता है? डेल्टा एल अपॉन एल, खत्म क्वेश्चन। अच्छा इसको चाहो तो तुम ये भी लिख सकते हो 1.6 मिलीमीटर। ये अप्रोक्स आंसर है, हो सकता है 1.59 हो सकता है 1.61 हो, दोनों भी सही है। डेल्टा एल कितना है? 1.6 इंटू 10 की पावर -3 और एल कितना है? 1, सेम ही तो आ गया। 1.6 आ गया स्ट्रेन इंटू 10 की पावर -3। नॉर्मली स्ट्रेन तुमसे परसेंटेज में पूछता है, तो परसेंटेज क्या होता है? 100 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये 16% आएगा। 16%, 100 से मल्टीप्लाई, ओ 100 से मल्टीप्लाई तो 0.16%। 100 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 जीरो तो कटी जाएगी, 1 जीरो और बचेगा ना, ठीक है। देख लो भाई, कोई दिक्कत परेशानी? हाँ ना बोलो, ठीक है। क्वेश्चन देख लिया, सबका हो गया, नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, ट्राई करना। अगला क्वेश्चन, यूनिफॉर्म वायर ऑफ स्टील ऑफ लेंथ 2 मीटर। लेंथ कितनी है? 2 मीटर, 2.5 मीटर सॉरी। ट्राई कर लो पहले क्वेश्चन, मेरे से पहले क्वेश्चन कर लो जिसका हो जाए, बहुत बढ़िया बात है, वरना फिर क्वेश्चन को सामने देख लेना। डेंसिटी दी हुई है, ये क्यों दे दी पता नहीं, 8 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। डेंसिटी दे दी क्वेश्चन वाले भैया ने, कह रहा वे 50 ग्राम, मास दे दिया 50 ग्राम, ठीक है, ग्राम ग्राम में दिया हुआ है सब कुछ। व्हेन स्ट्रेच्ड बाय अ फोर्स, फोर्स दे दी 10 kgf, कोलार गोल्डस्मिथ है ना,
10 kgf, 1 kgf होता है 9.8 न्यूटन, याद रखना, मैंने लिख दिया मैंने। तो ये आया 98 न्यूटन, फोर्स भी आ गई भाई। द लेंथ इंक्रीजेस बाय 2 मिलीमीटर, कह रहा लेंथ इंक्रीजेस भी दे दी 2 मिलीमीटर, तो 2 इंटू 10 की पावर -3 मीटर। हाँ ना बोलो, मिलीमीटर को डायरेक्ट चेंज कर दिया तुम्हारा एडीवी ने, ठीक है। कैलकुलेट यंग्स मॉडुलस, इसे हटा दूं, इसे हटा दूं, लिख लेना। यंग्स मॉडुलस क्या होता है? स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। क्या यहां से फॉर्मूला आया था? F इंटू एल अपॉन डेल्टा एल इंटू ए, ये आया, हमसे यही पूछा है। फोर्स हमें पता है 98, लेंथ हमें पता है 2.5, डेल्टा एल भी हमें पता है 2 इंटू 10 की पावर -3। क्या एरिया तुम्हें पता है? एरिया दिया नहीं हुआ, लेकिन ये दोनों चीजें दी हुई हैं। क्या करूं इसका, क्या करूं इसका? अरे भैया क्या करूं, कुछ तो होना चाहिए मेरे पास। चलो देखते हैं, ट्राई करते हैं क्या यहां से कुछ निकल जाए। सबको डेंसिटी का फॉर्मूला पता है क्या होता है? मास अपॉन वॉल्यूम, पता है वाली बात। और तुमको एक बात और पता जादुई, वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है एरिया इंटू लेंथ, पता है? वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है एरिया इंटू लेंथ। क्या यहां से एरिया निकल सकता है? एरिया इधर ले जाओ, मास अपॉन डेंसिटी इंटू लेंथ। क्या एरिया का फॉर्मूला ये भी लिख सकता हूं? देख लो, क्या एरिया का ये फॉर्मूला युगो युगो तक याद रखोगे? मास अपॉन डेंसिटी इंटू लेंथ। तो एरिया की जगह क्या अच्छा एरिया यहां ढूंढ देते, चलो एरिया क्या, मास अपॉन डेंसिटी इंटू लेंथ ढूंढते हैं। मास कितना है? मास 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 है तुम्हारा 50 ग्राम, ग्राम में निकाल रहा हूं सारी चीजें ना। डेंसिटी कितनी है? 8, लेंथ है मीटर में, तो गड़बड़ होगी। अब तुम्हें चेंज करना पड़ेगा भाई, अब ऐसे काम नहीं चलेगा भैया, अब ऐसे काम नहीं चलेगा भाई साहब, सुन लो ये। ओए भैया ये कहां हिल गया? ये क्या हो रहा है? चलो पता नहीं जो भी हो रहा है, ठीक है चलो कोई ना, ढूंढ देते हैं भाई। छोटे छोटे में करना पड़ेगा यार, है ना। एरिया इक्वल्स टू मास, मास तुम्हारा कितना? 50 ग्राम है ना, इसको यहीं पे चेंज कर दूं, मास है 50 ग्राम, 50 ग्राम का मतलब 0.05 किलोग्राम, 1000 से डिवाइड हो जाएगी, 1000 से ये आएगा। डेंसिटी कितनी तुम्हारी? 8 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, ये आ जाएगा 8000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। देख लो शायद, अरे यही आएगी भाई साहब, देख लो 8000 कैसा आई, 8 कैसा आ गई, चलो दिखा देता हूं इसको, अलग उस अलग पेज पे कर देता हूं। देखो 8 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है, तो ग्राम का तो हो गया 1000 किलोग्राम, ये हुआ 1/1000 किलोग्राम। सेंटीमीटर क्यूब नीचे, इसका होगा 10 की पावर माइनस, अरे 1 सेंटीमीटर में कितने मीटर होते हैं? 10 की पावर -2 मीटर, यही होता है। तो क्यूब है, तो ये हो जाएगा 10 की पावर -6 मीटर क्यूब, तो 10 की पावर -6 मीटर क्यूब, ये 10 की पावर 6 जाएगा ऊपर, 8 किलोग्राम, देखो ये किलोग्राम, ये मीटर क्यूब, किलोग्राम अपॉन मीटर क्यूब, नीचे 1000, ऊपर 10 की पावर 6। क्या 6 3 जीरो से कटेगा, 3 जीरो बचेंगे, 8 इंटू 10 की पावर 3, 8000 आ जाएगा। डायरेक्ट याद रख लेना, जब भी ग्राम सेंटीमीटर क्यूब में तुम्हारा क्या दिया हो, जब भी ग्राम सेंटीमीटर क्यूब में तुम्हारा क्या दिया हो, तो डायरेक्ट 1000 से मल्टीप्लाई कर देना, 8000। अब एरिया लिखो, मास 0.05 अपॉन डेंसिटी 8000, लेंथ कितनी? 2.5। देख लो भाई, कोई दिक्कत परेशानी? देखो भाई साहब, सॉल्व करूं, एरिया आएगा, ये 3 जीरो ऊपर ले जाओ, तो ये 0.05 इंटू 10 की पावर -3, ये बचा 8, ये बचा 2.5, 0.05 अपॉन 8000 इंटू 2.5, डेसिमल हटाए नीचे 100, डेसिमल हटाए ऊपर 10, 0 से 0 कैंसिल, 5 5 जा 25, 8 5 जा 40, तो नीचे बचा 8 5 जा 40, 3 0 4 0, 40 के आगे 4 0,
ये देखो 8 3 0 4 0 तो ये रही, और 8 5 जा 40 अपॉन में 1, ये आया एरिया मीटर क्यूब। देख लो देख लो भाई, तो एरिया पुट कर दो यहां, एरिया क्या 1 अपॉन 4 0 1 2 3 4। देख लो भाई साहब, कोई दिक्कत परेशानी? 98 ऐसी रहने दो इंटू 2.5, ये आ गया ऊपर 40 1 2 3 4 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 10 की पावर -3, डेसिमल हटाया नीचे आया 10। ठीक है, देख लो 249 जा। सर इतनी कैलकुलेशन क्यों कर रहे हो, डायरेक्ट बताओ यार हैं। 49 25 इंटू 4, ये मैं कर लेता हूं जल्दी से, कितना आ रहा है देख लेते भाई। 18 20 इधर, 1 3 0 ऊपर जाएंगे, 3 और 4 7, 49 25 चौका 100। देखो डायरेक्ट हो गया, आसान है। 25 4 जा 100 और 49 बचा बस। ओह 4900 इंटू 10 49 इंटू 10 की पावर 9 आ रहा है, एक डेसिमल यहां लिया तो 4.9 इंटू 10 की पावर 10। अरे भाई साहब हो गया न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। देख लो कैलकुलेशन थोड़ी गलती हो तो बेटा माफ कर देना, थोड़ा जल्दी जल्दी में कही है हमने। चलो देखो 1 2 3 एंड गो। कह रहा है रबर स्ट्रिंग 10 मीटर लॉन्ग इज सस्पेंडेड फ्रॉम देख लो 10 मीटर लॉन्ग रबर है, ऐसे सस्पेंड कर दी, 10 मीटर लंबी रबर है ना, याद है पॉइजन रेशो। From a rigid support at its one end, calculate the extension in the string. Extension मतलब खिंच जाएगी वायर। लेट्स से वायर ऐसे खिंच गई, ऐसे खिंच गई, तुमसे एक्सटेंशन पूछ रहा है, तुमसे पूछ रहा है ये कितना हुआ, डेल्टा एल कितना हुआ। ठीक है, ड्यू टू इट्स ऑन वेट द डेंसिटी ऑफ द रबर इज गिवन। देखो डेंसिटी गिवन है रबर की, क्या गिवन है 1.5 इंटू 10 की पावर 3 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। ठीक है, एंड यंग्स मॉडुलस इज आल्सो गिवन, यंग्स मॉडुलस इज गिवन 5 इंटू 10 की पावर 6 न्यूटन पर मीटर, और जी इज ऑल्सो गिवन, जी इज व्हाट गिवन 10, ये लिख सकते हो मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये भी लिख सकते हो न्यूटन पर केजी, दोनों ही लिख सकते हो। ठीक है, कोई दिक्कत परेशानी हाँ ना बोलो। कह रहा है यंग्स मॉडुलस हमें दिया हुआ है, डेंसिटी दी हुई है, यंग्स मॉडुलस का ऐसे कौन सा फॉर्मूला जिसमें डेल्टा एल आता हो, अरे एडीवे ये वाला है, यहां लिखूं फोर्स अपॉन एरिया अपॉन डेल्टा एल इंटू एल, यही तो यंग्स मॉडुलस, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। क्या मुझे ढूंढना है, क्या यहाँ पे डेल्टा एल ढूंढना है, ये ऐसे रहने दो। क्या ऊपर आया एफ इंटू एल अपॉन डेल्टा एल इंटू ए, डेल्टा एल उधर ले जाओ, एफ इंटू एल अपॉन यंग्स मॉडुलस इंटू ए। क्या एरिया है यहाँ पर, एरिया का डायरेक्ट फॉर्मूला पता है तुम्हें, अभी पिछले पेज क्वेश्चन में सिखाया था, एरिया का फॉर्मूला मास अपॉन डेंसिटी इंटू लेंथ। देखो मास अपॉन डेंसिटी इंटू लेंथ, मास पता है क्या तुम्हें यहाँ पे, मास 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 तो है ही नहीं। चलो देखेंगे, मास का कुछ जुगाड़ होगा, टेंशन ना लो। क्या यहाँ फोर्स जो है जिसकी वजह से नीचे लटका, क्या वो फोर्स है एम जी, हाँ ना बोलो, पुट कर दो। तो डेल्टा एल इक्वल्स टू एफ की जगह क्या है एम जी एल, एरिया की जगह क्या आ गया, एरिया की जगह फॉर्मूला लिखो क्या है भाई, एम अपॉन रो इंटू एल। देखो एम से एम कट गया, काम हो गया, रो एल ऊपर ले जाओ, अगले पेज पे लिखूंगा बाकी है ना, देख लो भाई। ये पता नहीं हिल रहा है आज, पता नहीं कुछ गड़बड़ हो रही, चलो ठीक है, ये पूरा वापस लिख दो यहाँ पे, एक ही पेज पे हो जाएगा काम। यंग्स मॉडुलस एफ इंटू एल अपॉन डेल्टा एल इंटू ए, डेल्टा एल इक्वल्स टू एफ एल अपॉन यंग्स मॉडुलस इंटू ए, डेल्टा एल इक्वल्स टू एफ की जगह लिख दो एम जी इंटू एल अपॉन यंग्स मॉडुलस इंटू मास, एक ही पेज पे लिख रहा हूं, अगले पेज पे क्यों करना, मास अपॉन डेंसिटी इंटू लेंथ, मास से मास कटा। क्वेश्चन में मजा आ रहा हो भाई, देखो ठीक है, डेल्टा एल तुम्हारा क्या आएगा, जी एल, देखो जी एल तो पहले से था, और आ गया रो एल, अपॉन में क्या बचा यंग्स मॉडुलस। ठीक है, डेल्टा एल, जी की वैल्यू 10, एल की वैल्यू कितनी है एल, एल भी नहीं दिया इन्होंने गधों ने, अरे दिया 10 मीटर, देखो तो 10 मीटर इंटू 10 मीटर, देखो ये दो बार लिख दिया ना। डेंसिटी कितनी है 1.5 इंटू 10 की पावर 3, दिख रहा है 1.5 इंटू 10 की पावर 3, अच्छा दिख रहा है, चलो बढ़िया है।
डिवाइडेड बाय यंग्स मॉडुलस कितना है 5 इंटू 10 की पावर 6 1 2 3 और 3 6 कट गया 1.5 अपॉन 5 बचा 5 3 जा 0.3 आया मीटर। मजा आ रहा क्वेश्चन करने में, क्वेश्चन भी करने चाहिए भाई साहब। देख लो जल्दी से, मैंने कुछ गलती तो नहीं की, 1.5 अपॉन 5 है, 0.3 आना चाहिए था। कैलकुलेशन गलती ना हुई हो बस मेरे से, भगवान करे। जल्दी एक मिनट सोचने दो यार एक चीज, हमका पता नहीं काहे कछु गलती लाग रही हमारी, कुछ तो गलती की होगी हमने, है ना। मुझे गलती लग रही है, हल्की सी गलती है। आई थिंक आई कैन स्मेल दैट, एक हल्की सी गलती है भाई, सुन लो। ये जो mg4 से पूरे हम सेंटर ऑफ मास पे लेते हैं, याद रखना mg4 लेते हैं सेंटर ऑफ मास पर, तो इसकी जो लेंथ लेंगे ना वो l/2 लेंगे। हाँ, तो जहां जहां लेंथ है वहां l/2 कर दो भाई, l/2 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 l/2, यानी डिवाइड में 4 हो रहेगा। ये गलती हमसे हो गई थी। है ना, एक बार रुको, वापस कुछ गलती तो वापस देखो भाई, वापस रिपीट करवाना, माफ कर देना, गलती होगी भाई एक, है ना। देखो एरिया का फॉर्मूला तो यही आएगा, एरिया तो हमें टोटल चाहिए, तो यहां पे लेंथ हाफ मत करना। लेंथ हाफ कहां करोगे, जहां फोर्स की बात हुई, जो फोर्स है mg फोर्स। देखो पहले हम क्या करते थे, एक डब्बा इस पे mg फोर्स दिखा देते थे इसके सेंटर पर, लेकिन अब ये लंबी लेंथ है, इस पर mg फोर्स कहां दिखाऊंगा, सेंटर ऑफ मास पर। ये बात याद रखना, ये इंपॉर्टेंट पार्ट है। ये क्या है इंपॉर्टेंट पार्ट भाई, ठीक है, ये क्या है इंपॉर्टेंट पार्ट। तो यहां पर जहां फोर्स में लिखा है mg, देखो फोर्स ये जो लिखी है तुमने, यहां तुम्हें l/2 लेना पड़ेगा, यहां ऐसे रहना तो l/2 लेना पड़ेगा। तो यहां तुम्हारा डिवाइड में एक 2 आ जाएगा, डिवाइड में एक 2 आ जाएगा, डिवाइड में एक 2 आ जाएगा, तो आंसर आएगा 0.15 मीटर। ये ठीक कर लेना भैया ना, बस सॉरी, हमें माफ करना बेटा, पर मैंने सही कर दिया, तो कुछ गलती ना हो भाई। देख लो कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, मतलब क्यों आया यहाँ पर, बस ये इंपॉर्टेंट है क्यों आया, ये पता चल जाए तो हो गया काम, और तो कुछ जरूरत नहीं है भाई साहब। लिख लो, फिर अगले क्वेश्चन पे चलता हूँ, पहले नोट कर लो, साइड हो गया मैं, जल्दी से नोट कर लो भाई मेरे, चलो ठीक है, आ जाओगे आगे। ये मैं बता दूंगा मॉड्यूलस इलास्टिसिटी, ये याद रखना है ना, जरूरी है फिर एक्स ही हो, कभी कभी यहाँ एक्स की जगह डेल्टा एल भी दिख जाएगा ना, याद रखना ये वाली बात। तो डेल्टा एल डेल्टा एक्स का मतलब वही सेम बात है, ठीक है। और ये एच की जगह जो एच लिखा है मैंने, ये एच लिखा है, इस एच की जगह ये एल भी तो हो सकता है, ठीक है। चलो बेसिकली शेयर स्ट्रेस अपॉन शेयर स्ट्रेन याद रखना है तुम्हें। कह रहे स्क्वायर लेड स्लैब, एक स्क्वायर शेप की स्लैब है, ठीक है, साइड है 50 सेंटीमीटर, थिकनेस है 10 सेंटीमीटर, मोटाई है 10 सेंटीमीटर, ठीक है, ऐसी कुछ मोटाई है 10 सेंटीमीटर, ये 10 सेंटीमीटर है ना थिकनेस, इसे लिख नहीं रहा मैं, है ना। इस सब्जेक्ट टू है शेयरिंग फोर्स, इस पे एक फोर्स लगाई शेयरिंग फोर्स, ठीक है। फोर्स कितनी है 9 इंटू 10 की पावर 4, द लोअर एज इज रिवेटेड टू द फ्लोर, कह रहा है ये फिक्स है, लोअर एज ये नीचे का फिक्स है, तो ये ऊपर से ऐसा कुछ हो जाएगा ना, कह रहा कुछ ऐसा हो जाएगा, ठीक है। हाँ बोला, ठीक है। यार हाउ मच विल द, एक लास्ट टॉपिक इसके बाद रहता है अभी, है ना, बस एक ही टॉपिक रह रहा है, हाउ मच विल द अपर एज विल बी डिस्प्लेस, कह रहा है ये बताओ कितना है। हम इसको एक्स लिख देते हैं, डेल्टा एक्स लिख देते हैं, जो तुम्हारी मर्जी है। तो बेसिकली क्या है यहां पर, ये आएगा, हाँ ना बोलो, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी यूज करेंगे, है ना। क्या फॉर्मूला, शेयर स्ट्रेस अपॉन शेयर स्ट्रेन, अरे डायरेक्ट यूज कर सकता हूं मैं, एफ इंटू एच अपॉन ए इंटू एक्स। एच क्या है यहां पर, अरे ये वाली साइड, ये एच है, एक्स वो रहा, एरिया कैसे निकालोगे, एरिया एरिया, अरे बोलो जल्दी, क्या है ये, स्क्वायर लेड स्लैब है और 50 सेंटीमीटर थिकनेस है, 10 सेंटीमीटर। चलो पहले फोर्स बताओ कितनी है, फोर्स कितनी है, हमें पूछा क्या है इस क्वेश्चन में, हाउ मच विल द अपर एज विल बी डिस्प्लेस्ड, हमें पूछा क्या ईटा, हमें पूछा अपर एज, डेल्टा एक्स पूछा है, तो बड़ी दिक्कत है, हमें ईटा तो दिया ही नहीं इन क्वेश्चन वाले, मैंने कुछ एक मैं देख लेता हूँ भाई ईटा, एक रुक जाओ, मेरा वो कहाँ है,
एक मिनट को मैं देखता हूँ, इसमें ईटा मैंने दिया ही नहीं, रुको एक मैं देखता हूँ, रुक जाओ, टेंशन ना लो बेटा, अभी दे देंगे, क्या दिक्कत ले रहे हो। हाँ यार इसमें ना ईटा लिख लो, ईटा मैं साइड में लिख देता हूँ, क्वेश्चन में दिया हो तो मैं मिसप्रिंट रह गया। आई थिंक एनसीईआरटी क्वेश्चन 5.6 इंटू 10 की पावर 9, ये लिख लेना ईटा, ठीक है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ये लिख लेना भाई, ईटा है ना। हाँ अब ठीक है, हाइट मतलब ये वाली साइड, क्या ये तुम्हें ऑलरेडी गिवन है 50 सेंटीमीटर, क्या इसको लिख सकता हूं 0.5 मीटर, और इसकी जो विड्थ है, मोटाई ऐसे लो, इसकी मोटाई है ना, ऐसे मोटाई ना, ये मोटाई है, एरिया सिंपल निकाल सकते हैं, हाइट इंटू मोटाई करके एरिया आ जाएगा पूरा। अरे स्क्वायर की एक साइड पता है, दो साइड, तो साइड इंटू साइड कर दो, एरिया आ गया, ठीक है, एरिया भी निकाल देंगे, यहां लिख देता हूं एरिया, चलो एरिया होगा साइड इंटू साइड, लेंथ इंटू ब्रेड्थ, लेंथ कितना 50 सेंटीमीटर, ये लिखो, ब्रेड्थ कितना 10 सेंटीमीटर अपॉन 100, ठीक है, 500 अपॉन में 4, ये आ जाएगी, देखो ये आ जाएगा एरिया। अरे 2 0 खत्म, 2 0 से 2 0 खत्म, बचा 100, 0.05 मीटर स्क्वायर आ गया एरिया, ठीक है। हाइट पता चल गया, एक्स निकालना तुम्हें ना, चलो एक्स ले जाओ उधर, एफ इंटू एच अपॉन ए इंटू ईटा, एफ कितना फोर्स, फोर्स कितना है भैया, फोर्स 9 इंटू 10 की पावर 4, हाइट कितनी है 0.5, एरिया कितना 0.05, ईटा कितना भैया 5.6 इंटू 10 की पावर 9, ठीक है, यहां सोल्व कर देते हैं, x इक्वल्स टू, तो देखो 9 इंटू 10 की पावर 4, 10 की पावर माइनस 9 ऊपर ले आओ, ये बचा, ऊपर 0.5 अपॉन 0.05 इंटू 5.6, ये बचा, डेसिमल से डेसिमल हटाओ, ऊपर एक 10 आ जाएगा, ठीक है, एक डेसिमल हटाओ, ऊपर 10 की पावर 2 आ जाएगी, ठीक है, और क्या कर सकते हैं, चलो x इक्वल्स टू 5 से 5 काट दो, ये बचा 9 अपॉन 56 इंटू 10 की पावर 4 2 6 -3, ये बचा, ठीक है, 2 0 इसे और दे दो, 900 को 2 0 दे दो, 2 0 1 0 दे दो, सॉरी, तो यहां 10 की पावर एक और बढ़ जाएगी, 10 की पावर -4 हो जाएगा, अपॉन 56, 56 एकम 56, 24, 56 छिक 56 6 जा पे जाएगा समथिंग, इंटू 10 की पावर -4, तो ये कितना आ गया, ठीक है इतना ही छोड़ दो, मीटर 1.6 इंटू 10 की पावर -4 मीटर, आंसर आया, लिख लो भाई। आई होप सभी को ये बातें जो अब तक हम बता रहे हैं भैया, वे सारी समझ में आ गई होंगी, ठीक है। देखो भाई किसी को कोई दिक्कत परेशानी नोट कर लो, फिर अगले कॉन्सेप्ट पे चल रहे हैं। अगला कॉन्सेप्ट तुम्हारा आने वाला है मेन कॉन्सेप्ट, जिसकी हम बात करेंगे कल परसों तरसों नरसों जरसों, जो भी बोलो तुम, तब भी बात कर लेंगे। लिख लो भाई जल्दी, फिर आगे बढ़ जाएंगे। आ जाओ, मस्त कॉन्सेप्ट आने वाला है एक, कंप्रेसिबिलिटी। आसान सा है, कंप्रेसिबिलिटी का मतलब तुम्हें बल्क मॉडुलस बढ़ा दिया है ना, डेल्टा पी बाय डेल्टा वी डिवाइड बाय वी, बल्क मॉडुलस बढ़ा दिया, उसका उल्टा, एग्जैक्ट उल्टा कंप्रेसिबिलिटी, रेसिप्रोकल ऑफ द बल्क मॉडुलस, रेसिप्रोकल ऑफ द बल्क मॉडुलस, इसे बोल दिया हमने कंप्रेसिबिलिटी। बहुत बेसिक सा कॉन्सेप्ट, इसकी यूनिट भी नहीं आती, न्यूटन। देखो बल्क मॉडुलस क्या होता है भाई, डेल्टा पी अपॉन डेल्टा वी बाय वी, इसकी जो यूनिट है, बस इसका उल्टा कर दो। क्या करोगे, इसका उल्टा, तो देखो उल्टा मतलब ये पूरा उठ के ऊपर आ जाएगा, ये पूरा नीचे आ जाएगा, डेल्टा वी बाय वी अपॉन में डेल्टा पी, ये कर देना बस। ये तुम्हारा कंप्रेसिबिलिटी, ऑल्दो नॉट इंपॉर्टेंट पार्ट, बट स्टिल यू शुड नो। लास्ट टॉपिक इस क्लास के, इसके बाद 2 क्वेश्चन हो रहे, फिर खत्म कर देंगे लेक्चर। इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए स्ट्रेच्ड वायर, कह रहा है एक वायर पकड़ के खींच दी, एक वायर पकड़ के खींच दी, क्या उसके अंदर स्ट्रेस आएगा, स्ट्रेन आएगा, और फिर हमारे हाथ में पानी आएगा। देखो ये दीवार थी, ठीक है, ये थी मेरे बेटा दीवार, और यहां पे थी एक वायर मोटी सी, कि इस वायर को पकड़ के खींच दो, ठीक है भैया खींच देंगे। वायर पे लगाई एक्सटर्नल फोर्स, देखो जब तुम किसी वायर को ऐसे पकड़ के खींचते हो, क्या उसमें स्ट्रेन आता, अच्छा अंधेरा दिख जाता, आगे आते हैं, ठीक है। चलो अब एक बात बताओ, जब तुम फोर्स लगाते हो है ना, तो देखो कुछ होता है, बताता हूं। क्या हल्की सी खींचेगी, मान लो यहां खिचरी, तुमने यहां पे चेक किया, यहां पे का इस पॉइंट पे आके, ये एक्स डिस्टेंस है, हल्का सा डीएक्स और खींच दो, इस एक्स पॉइंट पे आके हल्का सा एक्स डिस्टेंस और खींच दो। देखो यहां तुमने खींचना स्टार्ट करा, फॉर एग्जांपल वापस देखो, तुम्हें याद आएगा इंटीग्रेशन कराने वाला हूं, क्योंकि ये जो तुम फोर्स लगाते हो ना,
इसकी वजह से जो अंदर रिस्टोरिंग फोर्स है वो धीरे धीरे बढ़ती जाती है। जितनी ज्यादा तुम ये फोर्स करोगे अंदर रिस्टोरिंग फोर्स बढ़ती जाएगी। स्प्रिंग फोर्स याद कर लो, बिल्कुल वही कंसेप्ट है। एक टाइम पाके मान लो यहां तक खींच गई, ये एक्स है। अब तुमने हल्का सा और खींचा डीएक्स। इस डीएक्स को खींचने में क्या वर्क डन भी डीडब्ल्यू होगा, है ना? इसी को लिख रहा हूं मैं, इसी को लिखने जा रहा हूं भाई मैं, ठीक है? ये ले लो, कौन सा, ग्रीन कलर, ये रहा। यहां तक तुमने खींचा, ये एक्स है मान लो, तुमने हल्का सा और खींचा यहां से यहां तक, डीएक्स, और फाइनली तुम यहां तक आ गए मान लो। ठीक है, क्या इस डीएक्स को खींचने में वर्क डन भी डीडब्ल्यू हुआ होगा? और फोर्स डीएक्स लिख सकता हूं, दोनों तरफ इंटीग्रेट कर दूं। मुझे फाइनल इंटीग्रेशन क्या चाहिए? टोटल जो चेंज इन लेंथ आया वो डेल्टा एल आया है। टोटल चेंज इन लेंथ कितना है? डेल्टा एल। क्या यहां 0 से डेल्टा एल ले लूं? टोटल चेंज, डीडब्ल्यू की जगह डब्ल्यू आ गया। एफ कितना लिखूं? अब देखते हैं, समझते हैं। चलो, यहां आ गया 0 से डेल्टा एल एफ डीएक्स। एफ समझते हैं। क्या यहां अलग से निकाल रहा हूं, क्या यंग्स मॉडुलस होगा फोर्स इंटू फोर्स अपॉन एरिया डेल्टा एल अपॉन एल, ये होगा। ठीक है, अब जरा सोचो, यहां पे मुझे चाहिए क्या? फोर्स की वैल्यू चाहिए। फोर्स को मैं चाहता हूं यही रहे। ये डेल्टा एल अपॉन एल सीधा मल्टीप्लाई में गया, यानी यंग्स मॉडुलस डेल्टा एल अपॉन एल। एरिया डिवाइड में था, क्या एरिया भी मल्टीप्लाई? ये आया। क्या फोर्स आ गया? ये डेल्टा एल अपॉन एल, जो भी है लल लल बल बल बल। क्या ये डेल्टा एल मैं अभी के लिए मान रहा हूं एक्स, ये वाली चीज? हाँ ना बोलो। अरे एक्स के बाद ही तो डीएक्स आया, तो पहले डेल्टा एल, बाद में डेल्टा एल तो फाइनल आंसर में आएगा ना। डेल्टा एल तो फाइनल आंसर में आएगा। क्या यहां पे लिख सकता हूं अभी इंक्रीज इन लेंथ एक्स अपॉन एल? तो यहां से आएगा फोर्स की वैल्यू यंग्स मॉडुलस एक्स मल्टीप्लाई में, देखो यंग्स सीधा एक्स अपॉन एल, यहां चला गया एक्स अपॉन में एल। ये एरिया डिवाइड में था, देखो तो मल्टीप्लाई में, इक्वेशन। इसको उठा के वहां पटक दो, एफ 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 की जगह, फोर्स की जगह। क्या? यंग्स मॉडुलस एक्स इंटू ए अपॉन में एल डी एक्स इंटीग्रेशन 0 से डेल्टा एल। ठीक है, यंग्स मॉडुलस बाहर, एरिया बाहर, लेंथ बाहर। यंग्स मॉडुलस बाहर, एरिया बाहर, लेंथ बाहर। अंदर क्या बचा? एक्स डी एक्स 0 से डेल्टा एल। क्या एक्स का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर अपॉन 2, क्या अपॉन वाला 2, लिमिट्स 0 से डेल्टा एल। यंग्स मॉडुलस एरिया अपॉन लेंथ डेल्टा एल का स्क्वायर, देख लो, और ये 2 यहां ले आओ ना, डेल्टा एल का स्क्वायर, बस यही है। ठीक है, देख लो, है कोई दिक्कत परेशानी? अब इसको और कराऊंगा, टेंशन मत लो। क्या यही वर्क एज पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो गया होगा? पहले लिखो 1 2 3 एंड गो। यही वर्क, क्योंकि एक्सटर्नल वर्क की बात हो रही है, यही डेल्टा यू हो गया होगा। कितना आया यहां पे? हमें यही निकालना है, कितना आया? यंग्स मॉडुलस इनटू एरिया अपॉन में 2 इनटू लेंथ, और ऊपर क्या? डेल्टा एल का स्क्वायर। अब मुझे कुछ जादुई चीज बना दी है। तो बता, डेल्टा एल अपॉन एल क्या होता है? स्ट्रेन होता है, पता है वाली बात? तो अगर नीचे भी एल स्क्वायर हो जाए तो मजा आ जाए। तो क्या ऊपर नीचे एल एल से मल्टीप्लाई कर दो, कोई दिक्कत है? तो देखो, ये एल इंटू एल क्या बन गया? एल स्क्वायर। ऊपर क्या है? डेल्टा एल का स्क्वायर। बाकी ऐसे रहने दो, यंग्स मॉडुलस एरिया इंटू लेंथ, एरिया इंटू लेंथ अपॉन में 2। सही है? क्या इसको वॉल्यूम लिख सकता हूं? इसको वॉल्यूम लिख सकता हूं? बोलो जल्दी। इसको वॉल्यूम लिख सकता हूं? क्या क्या हो गया? स्ट्रेन का स्क्वायर। क्या स्ट्रेन का स्क्वायर हो गया? हाँ ना बोलो, स्ट्रेन का स्क्वायर। क्या ये वॉल्यूम हो गई? क्या ये यंग्स मॉडुलस अपॉन 2 हो गया? पहले इतना देख लो भाई, सब लोग देखो ध्यान से, एक एक चीज तगड़े से करा देंगे, टेंशन ना लो भाई। ठीक है, चलो। अब एक बात बताओ, क्या यंग्स मॉडुलस होता है स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन? स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। तो क्या इस यंग्स मॉडुलस की जगह मैं स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन लिख सकता हूं? इसकी जगह स्ट्रेन, पहले से यहां क्या है? 2, इधर क्या है? वॉल्यूम। ये क्या है? स्ट्रेन का स्क्वायर। स्ट्रेन लिख दिया मैंने गलती से, स्ट्रेन का स्क्वायर। एक स्क्वायर से एक स्ट्रेन कट गया। डेल्टा यू क्या आया? पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड हाफ स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन
इंटू वॉल्यूम, ये तो आई पोटेंशियल एनर्जी। लेकिन हमारे सिलेबस में पोटेंशियल एनर्जी नहीं पूछता, सिर्फ वो कहता पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम बताओ। क्या बताओ? वो हमसे पूछता है बताओ पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। क्या पूछता है? पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। ये डिवाइड में क्या बच्चा? हाफ इंटू स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन। ये फॉर्मूला याद रखना, याद रखोगे भाई? हाफ इंटू स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन, पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए स्ट्रेच्ड वायर पर यूनिट वॉल्यूम। क्लियर? मजा आया? ये डेरिवेशन कितने बालकों को, कितने प्रतिशत बालकों को जो अभी तक पढ़ रहे हैं, बहुत बड़ी बात है बेटा, कितने प्रतिशत बालकों को ये डेरिवेशन पहली बारी में समझ में? मुझे कमेंट में जरूर बताना कि एडी भैया हम वो थे जिन्होंने पहली बारी में की है डेरिवेशन। ठीक है बेटा, बेटा सिलेबस बहुत आगे पहुंच गया, आई नो। तो अब तुम कमेंट करना भूल जाते होगे, मुझे पता है, लाइक वाइक तो करते होगे, पता नहीं भाई, पर मैं अपनी उस मेहनत में 1% कमी नहीं आने दूंगा। बस मैं तुमसे इतना ही चाहता हूं, ठीक है तुम शायद ना करो कमेंट, शायद ना करो लाइक, पर पढ़ जरूर लेना है ना। ठीक है, एग्जाम में तुम्हारे काम आएंगी चीजें। चलो, इफ S इज द स्ट्रेस एंड Y इज द यंग मॉडुलस, कह रहा है एनर्जी स्टोर्ड इन द, ठीक है, क्या एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम हम पढ़ चुके हैं, हाफ इंटू स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन है, हाँ ना बोलो? ठीक है, कह रहा है एफ एस इज द स्ट्रेस, ये हो गया एस, एंड यंग्स मॉडुलस, स्ट्रेन की बात ही नहीं की भैया ने स्ट्रेन की बात ही नहीं करी, तो स्ट्रेन को भगाना पड़ेगा। यंग्स मॉडुलस क्या होता है? स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, तो स्ट्रेन निकाल सकते हो तुम यहां से, स्ट्रेन आएगा स्ट्रेस अपॉन यंग्स मॉडुलस, और स्ट्रेस को एस अपॉन वाई, ये लिख सकता हूं, स्ट्रेन की जगह ये आ गया। एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम क्या हो गया? एस स्क्वायर अपॉन 2 गामा। देख लो भाई, चलो आगे बढ़ते हैं। चलो लास्ट क्वेश्चन, इंक्रीजेस इन प्रेशर, प्रेशर इंक्रीज हो गया, उसकी वजह से कह रहा है डिक्रीजेस द 200 लीटर वॉल्यूम ऑफ लिक्विड बाय इतने परसेंट। कह रहा वॉल्यूम इतनी थी पहले, 200 लीटर थी, कह रहा डिक्रीज हो गई, यानी ये थी वी ओरिजिनल वॉल्यूम। कह रहा जो डेल्टा वी है ना, जो डिक्रीज हुई, वो कितनी हो गई? कह रहा 200 का इतना परसेंट, 0.004%। ओ भैया 0.04% को कैसे लिखोगे? अपॉन में 100। देख लो भाई साहब, कोई दिक्कत परेशानी हो तो बताओ हमें, कोई दिक्कत? ठीक है, कह रहा डेल्टा वी यानी इतनी वॉल्यूम हो गई, ठीक है, घट गई। समझ लो, जब कोई प्रेशर पड़ता है तो वॉल्यूम घटेगी ना, कह रहा इतना परसेंट हो गई इन ए कंटेनर। चलो इसे निकाल दो पहले, 20 से 20 खत्म, ये 0.004 इंटू 2, ये आया 0.008 लीटर। ठीक है, क्या इसको लिख सकता हूं 8 इंटू 10 की पावर -3 लीटर? कोई दिक्कत परेशानी? ठीक है, ये होगी 200, 200 को लिख सकता हूं 2 इंटू 10 की पावर 2 लीटर। कोई दिक्कत? ठीक है, कह रहा है यहां पर बल्क मॉडुलस दिया हुआ है बीटा, बल्क मॉडुलस दे दिया कितना? 2100 मेगा पास्कल है भाई। ये पता है मेगा क्या होता है? 10 की पावर 6, तो बीटा बल्क मॉडुलस आया 2100 10 की पावर 6 पास्कल। इसको लिख सकता हूं 21 इंटू 10 की पावर 8 पास्कल। क्या भैया ये कौन सा मॉडुलस ऑफ बल्क मॉडुलस, सॉरी बल्क मॉडुलस। क्या फॉर्मूला याद है? बीटा इक्वल्स टू डेल्टा पी अपॉन डेल्टा वी अपॉन वी। ये पूरा उठा के इधर भेज दूं, हमें क्या निकालना है? चेंज इन प्रेशर, इंक्रीज इन प्रेशर रिक्वायर्ड। समझ रहे हो? चेंज इन प्रेशर कितना फाइनली ये पूछ रहा है, किलो पास्कल में। ठीक है, बीटा कितना? 21 इंटू 10 की पावर 8, डेल्टा वी कितना? 8 इंटू 10 की पावर -3, वी कितना? 2 इंटू 10 की पावर 2। डेल्टा पी निकालना है, कोने में कर दिया सोल्व। तो देखो 2 4 जा 8, 8 -3 5, 5 -2 3, 10 की पावर 3, तो डेल्टा पी क्या आया? 24 जा 84 इंटू 10 की पावर 3। अरे यही तो होता है 84, पास्कल आया था 1 किलो हो गया, किलो पास्कल, 84 किलो पास्कल है। आई होप, मैं साइड 1 2 3 इनको, आई होप तुम लोगों को भाई ये चैप्टर वैसे बहुत आसान है, नो, पर ये चैप्टर कर लेना। इस चैप्टर से ना तुम्हें आगे की क्लैरिटी भी मिलेगी ना। सॉलिड चैप्टर के अंदर तुम्हें ये जो चीजें तुमने पढ़ी है ना, कुछ चेंज इन प्रेशर, चेंज इन वॉल्यूम, चेंज इन एरिया, ये सब तुम्हारा काम आएगा थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर में ना। तो बस तब तक के लिए टाटा बाय बाय, सी यू, लव यू ऑल। और बेटा जरूर यार कमेंट वमेंट कर देना यार, वही तुम मतलब मेरा मोटिवेशन वही है ना। तुम लोग देख रहे हो ना, स्टार्टिंग से लगाऊं तुम्हारे लिए सारे लेक्चर्स तुम्हें रिकॉर्ड करके दे रहा हूं। ऑब्वियस सी बात है, सारे टीचर्स मिलकर मेहनत कर रहे हैं, बस तुम लोग अपना बेस्ट दो, बाकी हमें। ठीक है,
और तुम जो लोग लिखते हो ना, तुम्हें पता है मैंने बोल दिया था ऑलरेडी, तुम्हें सारी चीज मिलेंगी, बस थोड़ा सा अभी क्या है ना, तुम शायद पुराने चैप्टर भी भूल गए होगे ना, एक बार वापस रिवाइज कर लो। ठीक है, चलो बाय बाय, टाटा, सी यू। अच्छा चलता हूं, टाटा बाय बाय करके हुए याद करना, ठीक है।